BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 301 चल रही प्रतियोगिता। सभी कड़ाहियों पर एक त्वरित नज़र डालने के बाद जियाओ मिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना 10,000 जानवरों वाला कड़ाहा निकाल लिया। मौजूद औषधीय कड़ाहियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं श्रेणी की थीं और कई औषधीय कड़ाहियों में से जियाओ मिंग का 10,000 जानवरों वाला कड़ाहा सबसे ज़्यादा आकर्षक था। इसलिए जैसे ही जियाओ मिंग ने अपना कड़ाहा निकाला, वहाँ मौजूद कीमियागरों का ध्यान उसकी ओर गया। उन कीमियागरों ने ध्यान से इसकी जांच की और पाया कि जियाओ मिंग का कड़ाहा काफ़ी बड़ा था, जो कई तरह के अजीबोगरीब पैटर्न से ढका हुआ था और उस पर भयंकर जानवरों की ज्वलंत छवियां उकेरी गई थीं। जब उनके क्रूर मुंह खुले होते थे तो कड़ाहे से आने वाली अजीबोगरीब दहाड़ें धीरे धीरे सुनाई देती थीं। इन सभी खासियतों से पता चलता है कि यह लाल कड़ाहा असाधारण था। ये 10,000 जानवरों वाला कड़ाहा है न? अच्छी नज़र वाले किसी व्यक्ति ने इसे तुरंत पहचान लिया। 10,000 जानवरों की कड़ाही स्वर्गीय कड़ाही में से एक है और यह आश्चर्यजनक है कि इसे जियाओ मिंग ने रखा है। ये वास्तव में ईर्ष्या पैदा करने वाला है। इस लाल कड़ाही को देखकर दूसरे लोग बेहद ईर्ष्यालु थे। स्वर्गीय कड़ाही रैंकिंग पर केवल 13 कड़ाही थीं और उनमें से अधिकांश का पता कई वर्षों से महाद्वीप से गायब हो गया है। जियाओ मिंग की 10,000 जानवरों की कड़ाही इतने लंबे समय के बाद सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाली पहली कड़ाही थी। जो कीमियागर चौक में जियाओ मिंग के साथ प्रतिस्पर्धा करने की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने उसकी कड़ाही को देखा और थोड़ा हैरान हुए, लेकिन वे जल्द ही शांत हो गए। हालांकि 10,000 जानवरों की कड़ाही बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी कड़ाही भी खराब नहीं थी, कम से कम इस्तेमाल करने लायक तो थी। शांत हो चुके कीमियागरों ने अपना ध्यान केंद्रित किया और फिर आसमान में चटकने की आवाज़ें गूंजने लगीं। अचानक सभी तरह की रंगीन लपटें उठने लगीं। जियाओ मिंग चुपचाप पत्थर के मंच पर बैठ गया। उसे गोली को परिष्कृत करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन में चल रहे विचारों को सुलझाया। इस प्रतियोगिता के लिए जियाओ मिंग ने मूल रूप से एक और पीक ग्रेड 7वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करने की योजना बनाई थी। हालांकि चूंकि अब उसके पास बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल के लिए सभी सामग्रियां थीं, इसलिए उसने उस गोली को परिष्कृत करने का फैसला किया। ये गोली 7वें स्तर के शिखर पर थी और अगर वह इसे सफलतापूर्वक परिष्कृत कर सकता था तो इसके 8वें स्तर तक पहुंचने का भी मौका था। इसलिए इसे हल्के ढंग से कहें तो इसे अत्यधिक उन्नत गोली माना जाता था और अगर वह इसे परिष्कृत कर सकता था तो इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीतना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि मेरी आत्मा अभी तक पूरी तरह से आत्मा क्षेत्र तक नहीं पहुंची है। सुरक्षा कारणों से शायद मुझे एक चक्कर लगाना चाहिए, जियो मिंग ने खुद से सोचा। वहां 7वें स्तर के शीर्ष कीमियागर भी मौजूद थे और जियो मिंग ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वह निश्चित रूप से उनके खिलाफ जीत जाएगा। खासकर मैदान में मौजूद बूढ़े आदमी ने जो डैन कबीले के कपड़े पहने थे। जियो मिंग जानता था कि उसने सिम्युलेटर में कोर सोल मैरो प्राप्त किया था और जब ये जोंग ने अपने प्रतिद्वंद्वी का परिचय दिया तो उसने अपनी ताकत पर जोर दिया। वह एक कठिन हड्डी थी। जबकि जियो मिंग विचारों में खोया हुआ था, अन्य कीमियागर पहले से ही औषधीय सामग्री निकालना शुरू कर चुके थे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले कीमियागरों को पूरे डूक्यूई महाद्वीप पर मास्टर स्तर के व्यक्ति माना जाता था। औषधीय सामग्री निकालना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन फिर भी किसी ने अभी तक एक भी औषधीय सामग्री सफलतापूर्वक नहीं निकाली थी। उच्च श्रेणी की 7वीं श्रेणी की गोली के लिए औषधीय सामग्री, विशेष रूप से मुख्य सामग्री, निकालना कोई आसान काम नहीं था। जैसे ही हर कोई गोली को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, उन्हें अचानक लगा कि उनके कड़ाही में आग की लपटें बहुत अधिक हिंसक हो गई हैं। उनके चेहरे थोड़े बदल गए और उन्होंने जल्दी से अपनी लपटों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन 1 दर्जन से अधिक बदकिस्मत लोग ऐसा करने में विफल रहे, जिससे हिंसक लपटों ने कड़ाही में औषधीय सामग्री को जलाकर राख कर दिया। स्वर्गीय ज्वाला। ये दृश्य देखकर दर्शकों की अनगिनत निगाहें अचानक ऊपर उठ गईं और एक के बाद एक विस्मयादिबोधक गूंज उठे। जड़ी बूटियां जलाने वाले कीमियागरों को अभी कुछ करने का मौका नहीं मिला था, तभी उन्होंने चौक के बाहर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी और जल्दी से जियाओ मिंग की ओर देखा। उसके हाथ की हथेली में एक हल्की सफ़ेद लौ जल रही थी और जैसे जैसे लौ ऊपर उठती गई, हल्की सफ़ेद लहरें बाहर की ओर फैलती गईं। जियाओ मिंग उन बदकिस्मत लोगों पर केवल माफ़ी मांगते हुए मुस्कुरा सकता था। ये देखकर कीमियागर केवल चुपचाप आहें भर सकते थे और अपने कड़ाहों को थोड़ा और दूर ले जा सकते थे। आखिरकार सभी ज्वालाओं के राजा का सामना करते हुए उनके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। चौक में एक ऊंचे मंच पर कियूलिंग ने भी आश्चर्य में जियाओ मिंग द्वारा बुलाई गई पीली सफ़ेद लौ को देखा। एक पल के बाद उसने अपनी भौहों को थोड़ा सिकुड़ा और उलझन में सोचा, सफ़ेद लौ। मुझे याद है कि केवल हड्डी को ठंडा करने वाली लौ का ही यह रंग होता है, लेकिन इस लौ की विशेषताएं अलग लगती हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस छोटे से लड़के ने एक नई तरह की स्वर्गीय लौ खोज ली है? मैं इसका पता नहीं लगा सकता,
10,000 जानवरों की कड़ाही और स्वर्गीय लौ दोनों के साथ, ऐसा लगता है कि इस छोटे लड़के के पास काफ़ी रहस्य हैं। ये प्रतियोगिता और भी दिलचस्प होती जा रही है। कई साल हो गए हैं जब से कोई स्वर्गीय ज्वाला वाला कीमियागर प्रकट हुआ है। अपने आसपास के लोगों की आंखों में ईर्ष्या, जलन और लालच देखकर जियाओ मिंग बस हल्के से मुस्कुराया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसकी आस्तीन फड़फड़ाई और उसके हाथ में ज्वाला चमक उठी और सीधे कड़ाही में गिर गई। प्रचंड ज्वाला ने ठंडी कड़ाही के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ा दिया। जैसे जैसे कड़ाही के अंदर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता गया, जियाओ मिंग की हथेली हवा में लहराए और एक एक करके जड़ी बूटियां उसके भंडारण की अंगूठी से बाहर निकलकर पत्थर के मंच के चारों ओर तैरने लगीं। मोटे तौर पर, बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल के स्तर की एक गोली को परिष्कृत करने के लिए कम से कम 100 अलग अलग प्रकार की जड़ी बूटियों की आवश्यकता थी। प्रक्रिया की जटिलता भयानक थी। यदि किसी का आत्मा नियंत्रण पर्याप्त सटीक नहीं था, तो इतनी सारी जड़ी बूटियों को देखना ही उसे चक्कर आने के लिए पर्याप्त होगा, उन्हें भयानक सटीकता के साथ परिष्कृत करने की तो बात ही छोड़िए। सहायक सामग्री निकालने के बाद जियाओ मिंग ने अपनी हथेली हिलाई और 3 जेड बॉक्स उड़कर उसके सामने धीरे से लटक गए। जेड बॉक्स के अंदर बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक 3 आवश्यक औषधीय सामग्री थी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो जियाओ मिंग की अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो गई। बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल सबसे उच्च श्रेणी की गोली थी जिसे उसने कभी परिष्कृत किया था और सबसे कठिन भी। अगर वह थोड़ी भी लापरवाही करता तो उसे सबसे दुखद परिणाम भुगतने पड़ते। आखिरकार, कीमिया में औषधीय कड़ाही के विस्फोट की भी संभावना थी और अक्सर कोई व्यक्ति एक पल में स्वर्ग से नर्क में गिर सकता था। उसके दिमाग में बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल को परिष्कृत करने की विधि पानी की तरह बह रही थी, और जियाओ मिंग ने उन सभी विवरणों पर फिर से विचार किया जिन पर एक बार फिर ध्यान देने की आवश्यकता थी। एक गहरी सांस लेते हुए जियाओ मिंग की थोड़ी संकुचित आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और उसकी कोयले जैसी काली आंखों में तीक्ष्णता का स्पर्श चमक उठा। अपनी आस्तीन के एक झटके से कई औषधीय जड़ी बूटियां उसके चारों ओर मंडराती रहीं और एक के बाद एक औषधीय कड़ाही में फेंकी गईं। एक बार जब जड़ी बूटियां कड़ाही में फेंकी गईं, तो वे सफ़ेद ग्लेज्ड हॉट फ्लेम के भयानक तापमान के नीचे जल्दी से मुरझा गईं। फिर जियाओ मिंग के अत्यंत शक्तिशाली आत्मा नियंत्रण के तहत कुछ जड़ी बूटियों को केवल 10 मिनट से अधिक समय में शुद्ध पाउडर में परिष्कृत किया गया। अंत में, उसके दिमाग की थोड़ी सी हरकत के साथ शुद्ध पाउडर औषधीय कड़ाही के कोने में धीरे से तैरने लगा। इस कीमिया प्रक्रिया की दक्षता स्वर्गीय लौ के बिना अन्य कीमियागरों की तुलना में तुलनीय नहीं थी। सबसे तेज गति से जियाओ मिंग ने शुद्ध औषधीय पाउडर का पहला बैच निकाला। उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। उसने अपने हाथों को हिलाना जारी रखा और एक एक करके औषधीय जड़ी बूटियां औषधीय कड़ाही में प्रवेश करने लगीं। औषधीय जड़ी बूटियों की बड़ी और विविध संख्या के बावजूद जियाओ मिंग ने घबराहट का कोई संकेत नहीं दिखाया। एक मास्टर के आत्मविश्वास भरे व्यवहार के साथ उसने कुशलता से प्रक्रिया को नियंत्रित किया, जिससे किनारे से देखने वाली युवा लड़कियां उसके कौशल पर आश्चर्यचकित हो गईं। अध्याय 302 सफाई। जियाओ मिंग के लगभग भयंकर शोधन के तहत अधिकांश औषधीय सामग्री को सिर्फ 1 घंटे से ज़्यादा समय में ज़रूरी औषधीय तरल पदार्थ और पाउडर में बदल दिया गया। इतनी सारी औषधीय सामग्री को परिष्कृत करने के बावजूद जियाओ मिंग का चेहरा शांत रहा। हालांकि उसकी नज़र उसके सामने रखे 3 जेड बॉक्स पर गई और उसकी आंखों में गंभीरता की झलक दिखाई दी। जबकि वह अन्य औषधीय सामग्रियों के साथ बहुत ज़्यादा खर्च कर सकता था, इन 3 मुख्य औषधीय सामग्रियों को बहुत सावधानी से संभालना था। उसकी उंगली के एक झटके से एक जेड बॉक्स का ढक्कन उड़ गया, जिसमें से भरपूर जीवन शक्ति के साथ हरे भूरे रंग का एक टुकड़ा दिखाई दिया। ये हड्डी उगाने वाले रक्त को जोड़ने वाली गोली 1000 साल पुरानी हरी आध्यात्मिक बेल को परिष्कृत करने के लिए ज़रूरी सामग्री में से एक थी। बेल को देखते हुए जियाओ मिंग ने इसे औषधीय कड़ाही में डालने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया और अपना ध्यान लौ के तापमान को नियंत्रित करने पर केंद्रित किया। कड़ाही के अंदर लपटें भयंकर रूप से जल रही थीं, लेकिन 1000 साल पुरानी हरी आध्यात्मिक बेल, जो कि बहुत ही कमज़ोर लग रही थी, उच्च तापमान के कारण बिल्कुल भी नहीं बदली। अगर कोई ध्यान से देखे तो बेल से एक हल्की चमक निकल रही थी, जो उसे गर्मी से बचा रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी की सभी आध्यात्मिक सामग्रियों में एक आत्मसुरक्षात्मक कार्य होता है, और जियाओ मिंग को इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह पहले भी अनगिनत बार इस स्थिति का सामना कर चुका था। तापमान को बनाए रखते हुए जियाओ मिंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और 1000 साल पुरानी हरी आध्यात्मिक बेल को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें काफ़ी समय लगेगा और वह अधीरता बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जैसा कि जियाओ मिंग ने उम्मीद की थी, शोधन प्रक्रिया में लगभग आधा दिन लग गया। 1000 साल पुरानी हरी आध्यात्मिक बेल धीरे धीरे टूट गई और दरारों से हरे रस की एक बूंद निकली। बेल की सतह पूरी तरह से टूट जाने के बाद अगले चरण बहुत आसान थे। 1 या 2 घंटे और बिताने के बाद जियाओ मिंग ने पूरी तरह से बेल को हरे तरल में बदल दिया था, जो आग की लपटों में लटकी हुई थी, मानो उसमें जीवन हो।
हरे तरल को देखते हुए जियाओमिंग ने राहत की सांस ली। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और कड़ाही के कोने में तैर रहे विभिन्न पाउडर और तरल पदार्थ तेजी से उसके पूर्ण नियंत्रण में हरे तरल में उड़ गए। जियाओमिंग ने समलन के पहले चरण में एक आदर्श काम किया और लगभग 1 घंटे के बाद एक चिपचिपा द्रव्यमान सफ़ेद लौ पर निलंबित कर दिया गया। शोधन का पहला चरण पूरी तरह सफल रहा। पहला चरण पूरा करने के बाद जियाओमिंग ने एक छोटा ब्रेक लिया और फिर अपना ध्यान अधिक जटिल शोधन प्रक्रिया पर केंद्रित किया। कीमिया एक बेहद समय लेने वाली प्रक्रिया थी, खासकर जब गोलियों को परिष्कृत करने की बात आती थी। अक्सर एक गोली को परिष्कृत करने में 10 दिन या आधा महीना भी लग जाता था और यह असामान्य नहीं था। हालांकि मौजूद सभी लोग इस स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए वे लंबे इंतजार के कारण अधीर नहीं दिखे। पवित्र गोली शहर में प्रक्रिया को देखने के लिए आने वाले अधिकांश लोग ज्यादातर कुछ हद तक ताकत वाले व्यक्ति थे और आवश्यक धैर्य स्वाभाविक रूप से आवश्यक था। इसके अलावा वहां कई कीमियागर मौजूद थे जो इतने सारे मास्टर कीमियागरों को गोलियों को परिष्कृत करते हुए करीब से देख सकते थे और उन्हें उम्मीद थी कि लगने वाला समय और भी लंबा होगा। उन उम्मीद भरी आंखों की निगाहों के नीचे समय चुपचाप बीत गया। पलक झपकते ही 4 दिन बीत गए। इन 4 दिनों के दौरान चौक पर शोधन प्रक्रिया काफी शांत दिखाई दी, लेकिन कभी कभी धीमी आवाजें आती थीं जो कुछ कीमियागरों द्वारा शोधन प्रक्रिया में समस्याओं का सामना करने के कारण होती थीं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी कड़ाही फट जाती थी। यदि तैयार औषधीय सामग्री पर्याप्त नहीं थी और कड़ाही फट जाती थी तो वे केवल पछतावे के साथ प्रतियोगिता छोड़ सकते थे। 3 लोग पहले ही प्रतियोगिता छोड़ चुके हैं, जिनमें यान तियान नामक एक बूढ़ा व्यक्ति भी शामिल है जिसे जियाओमिंग जानता था। यान तियान ने अपनी जल्दी वापसी पर ज्यादा देर तक ध्यान नहीं दिया, इसके बजाय चौक पर बचे हुए कीमियागरों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। चौक पर अभी भी मौजूद कीमियागरों की 25 औषधीय कड़ाही पर अपनी नज़र घुमाते हुए यान तियान ने अपने होंठ सिकुड़े। औषधीय कड़ाही में ऊर्जा के उतार चढ़ाव के आधार पर यान तियान ने पाया कि सभी कीमियागर चोटी की 7वीं स्तरीय गोलियां परिष्कृत कर रहे थे। यह आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि जो भी चैंपियनशिप जीतना चाहता था उसे 7वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत करना था। उच्च श्रेणी के 7वीं श्रेणी के कीमियागर भी 7वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत कर सकते थे, लेकिन उनकी सफलता दर अधिक नहीं थी। यहां तक कि वह जिस गोली को पहले परिष्कृत करना चाहता था वह 7वीं श्रेणी की गोली थी। दुर्भाग्य से उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उसके कड़ाही में विस्फोट होने के बाद उसके पास फिर से परिष्कृत करने के लिए कोई औषधीय सामग्री नहीं बची थी। दूसरों की तुलना में जियाओमिंग की शोधन प्रगति वास्तव में आश्चर्यजनक है। ये समान स्तर पर भी नहीं है। यान तियान ने देखा कि जियाओमिंग की औषधीय कड़ाही में उतार चढ़ाव दूसरों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थे। इसके अलावा जियाओमिंग ने आधे दिन तक कड़ाही में कोई औषधीय सामग्री नहीं डाली थी और उसके आसपास की औषधीय सामग्री पहले ही गायब हो चुकी थी। क्या वह अब गोली को मिलाना शुरू करने जा रहा है? अन्य लोगों ने अभी तक अपनी औषधीय सामग्री को परिष्कृत करना भी समाप्त नहीं किया है। TSTS स्वर्गीय ज्वाला वास्तव में गोलियों को परिष्कृत करने के लिए एक दिव्य उपकरण है। यान तियान की आंखें ईर्ष्या से चमक उठीं। जैसा कि यान तियान ने सोचा, जियाओमिंग गोली सम्मलन के चरण में पहुंच गया था। धीरे धीरे अपनी थोड़ी बंद आंखों को खोलते हुए जियाओमिंग ने औषधीय कड़ाही को गंभीरता से देखा। अंदर उठती लपटों में तरल या पाउडर जैसे पदार्थों के 3 गुच्छे थे जो दिखने में भले ही महत्वहीन थे, लेकिन औषधीय शक्ति की घनी और चौंकाने वाली शुद्धता से भरे हुए थे। ये 3 चीजें पिछले 4 दिनों में जियाओमिंग की उपलब्धियां थीं और अब शोधन सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। अब उसे जो करने की जरूरत थी वह इन तीनों चीजों को एक साथ पूरी तरह से एकीकृत करना, उन्हें एक गोली के रूप में गढ़ना और अंत में उन्हें एक गोली में बदलना था। जियाओमिंग ने स्वर्गीय ज्वाला से उत्पन्न गर्म हवा की एक गहरी सांस ली और उसकी गंभीर नज़र औषधीय कड़ाही की ओर मुड़ गई। एक विचार के साथ सफ़ेद चमकदार हृदय ज्वाला जो कड़ाही में कुंडलित थी अचानक बाहर निकल आए और तीनों प्रकार के परिष्कृत शुद्ध औषधीय पदार्थों को अपने में समाहित कर लिया। औषधीय शक्तियों को मिलाना एक ऐसा कदम था जिसके लिए कीमियागर से लगभग पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता थी। प्रक्रिया के दौरान कोई भी मामूली बदलाव पिछले सभी प्रयासों को बर्बाद कर सकता था। इसलिए ये कदम असाधारण रूप से महत्वपूर्ण था और जियाओमिंग स्वाभाविक रूप से इस बिंदु को बहुत अच्छी तरह से समझता था। इस समय उसका ध्यान भी चरम पर था और उसकी विशाल आत्मा शक्ति ने औषधीय कड़ाही के हर इंच को भर दिया। अंदर कोई भी अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन तुरंत उसके दिमाग में वापस आ जाता था। औषधीय शक्तियों के सम्मलन के लिए गोली शोधन के कई चरणों में सबसे लंबे समय की आवश्यकता होती है और जियाओमिंग का सम्मलन इस बार लगभग 5 दिनों तक चला, इससे पहले कि यह अंततः समाप्त हो गया। गड़गड़ाहट। एक गहरी और गड़गड़ाहट वाली आवाज़ थोड़े गर्म वातावरण में गूंजी जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। इससे पहले कि वे अपना सिर घुमाकर देख पाते, शक्तिशाली ऊर्जा का एक उछाल बिजली की तरह वर्ग से फूट पड़ा, जिससे ऊपर के काले बादल तेजी से संघनित हो गए और अनगिनत चांदी के सांप आसमान में रेंगने लगे।
यह जियाओमिंग है। वर्तमान में जियाओमिंग ने वर्ग पर सबसे तेज प्रगति की थी और ऊर्जा का उछाल भी उसके 10,000 जानवरों के कड़ाही से आया था। आश्चर्यजनक रूप से यह एक शिखर 7वीं स्तरीय गोली है। इसकी उपस्थिति से देखते हुए इस गोली की गुणवत्ता शायद एक 7वें स्तरीय गोली की सीमा के करीब पहुंच रही है। केवल आधा समय बीता है और उसने पहले ही एक शिखर 7वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत कर लिया है। स्वर्गीय ज्वाला के समर्थन के साथ भी जियाओमिंग के कीमिया कौशल बेहद शानदार हैं। एल्डर कियूलिंग को छोड़कर यहाँ कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता। अफसोस, अन्य लोगों की तुलना में जियाओमिंग बस प्रतियोगिता को कुचल रहा है। सौभाग्य से इस बार यह केवल गोली की गुणवत्ता के बारे में है। जब तक अन्य लोगों द्वारा परिष्कृत की गई गोलियां उससे खराब नहीं हैं, तब तक चैंपियनशिप जीतने की उम्मीद है। बाहर की चर्चाओं के बारे में जियाओमिंग ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसकी निगाह बिना पलक झपकाए औषधीय कड़ाही पर टिकी थी। 5 दिनों के लंबे सम्मेलन के बाद अब एक छोटी अंडाकार गेंद थी जो लगभग मुट्ठी के आकार की थी, कड़ाही के भीतर लपटों में उठ रही थी। ये गेंद सैकड़ों औषधीय जड़ी बूटियों के शुद्ध औषधीय गुणों से बनी थी, लेकिन यह अभी भी एक गोली का भ्रूण मात्र थी। थोड़ी और परिष्कृत करने के बाद गोली पूरी हो जाती और फिर आसमान में बिजली गिरती। हालांकि जियाओमिंग सिर्फ 7वीं स्तरीय गोली से संतुष्ट नहीं था। वह इस बार कोरसोल मैरो प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। ये सोचते हुए जियाओमिंग का दिमाग अचानक से हिल गया और उसके भंडारण की अंगूठी से पाउडर की एक छोटी सी चिंगारी निकली जो फिर औषधीय कड़ाही में चली गई। हड्डी उगाने वाले रक्त को जोड़ने वाली गोली जिसे जियाओमिंग परिष्कृत कर रहा था, पहले से ही पूर्णता के करीब थी। अगर उसकी आत्मा पूरी तरह से आध्यात्मिक दायरे में प्रवेश कर सकती थी और गोली को पर्याप्त आध्यात्मिकता दे सकती थी, तो वह इस बार 8वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होगा। पाउडर की वह चिंगारी स्पिरिट पोषण पाउडर थी जिसमें पहले से ही आध्यात्मिक ऊर्जा थी और यह स्पिरिट दायरे में एक आत्मा के प्रभाव को प्रतिस्थापित कर सकती थी। स्पिरिट पोषण पाउडर को बिना किसी समस्या के गोली में जोड़ा जा सकता था। जैसे ही आत्मा पोषण पाउडर औषधीय कड़ाही में प्रवेश किया, ये जल्दी से गायब हो गया। फिर भी अगर वहां मजबूत दृष्टा मौजूद होते तो वे देख पाते कि औषधीय कड़ाही में आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक बहुत सघन हो गई थी और धीरे धीरे भ्रूण की गोली द्वारा अवशोषित हो रही थी। आध्यात्मिक ऊर्जा के पूरी तरह से अवशोषित हो जाने के बाद कड़ाही से एक 33 मीटर बड़ा हरा प्रकाश स्तंभ निकला और आकाश को चीरता हुआ चला गया। प्रकाश के इस हरे स्तंभ के नीचे आकाश को भरने वाली घनी चांदी की बिजली अब तेजी से पीछे हट रही थी, जैसे कि उसे किसी भयानक चीज का सामना करना पड़ा हो। वह गरजने वाला बादल जो पहले अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था, वह भी पीछे हट गया। प्रकाश के स्तंभ को थोड़ा सा भी छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अनगिनत हैरान आंखों में प्रकाश स्तंभ आकाश में उछला और फिर जैसे ही वह गुजरा, बादल अचानक दिखाई दिए और पलक झपकते ही सैकड़ों मीटर चौड़े एक विशाल गरजने वाले बादल में बदल गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस बार जो गरज वाला बादल बना वह वास्तव में 2 रंगों हरे और चांदी से बना था। 2 रंगों वाला गरज वाला बादल। अध्याय 303 कठपुतली अपनी शक्ति दिखाती है। आसमान में 2 रंग दिखाते हुए गरजते बादल को देखकर पूरा चौक उत्साह से भर गया। इतना ही नहीं, पवित्र गोली शहर के सभी लोगों ने अपनी विस्मय भरी निगाहें उस पर डालीं। बहुत से लोग अपने जीवन में पहली बार 2 रंगों वाली पिल लाइटनिंग देख रहे थे। ऊंचे मंच पर कियूलिंग भी इस दृश्य को देखकर थोड़ा गंभीर लग रहा था। एक पल के बाद उसने सिर हिलाया और कहा, जियाओमिंग वास्तव में असाधारण है। उसने वास्तव में एक 8वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत किया और यहाँ तक कि एक 2 रंगीन गरजते बादल को भी आकर्षित किया। कीमिया की दुनिया में 8वीं स्तरीय गोली को पहले से ही कीमियागर दुनिया के भीतर स्वर्ण शिवालय माना जाता था। हालांकि 8वें और 7वें स्तरों के बीच केवल एक ग्रेड का अंतर था, लेकिन वह अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था। एक 8वीं स्तरीय गोली में कुछ आध्यात्मिकता और यहाँ तक कि कुछ बुनियादी बुद्धि भी थी, जिसका मतलब था कि इसमें पहले से ही एक जीवन शक्ति थी जो उससे संबंधित थी। ये कहा जा सकता है कि 8वीं श्रेणी की गोली को प्राणी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा 8वीं श्रेणी की गोलियों का विभाजन अविश्वसनीय रूप से कठोर था और उनकी गुणवत्ता को अब नग्न आंखों से पहचाना नहीं जा सकता था। इसके बजाय इसे गोली बिजली के रंगों के माध्यम से पहचाना जाता था। औषधीय गोली का ग्रेड जितना अधिक होगा, गोली बिजली के जितने अधिक रंग होंगे। यह अफवाह थी कि यदि कोई 9 रंग की गोली बिजली को आकर्षित कर सकता है, तो इसका मतलब है कि औषधीय गोली 9वीं श्रेणी में आगे बढ़ गई है, जिसमें सृजन की शक्ति है। इस ग्रेड की गोली को दिव्य गोली कहा जा सकता है और यह शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। 2 रंग के वज्र बादल को आकर्षित करके इसका मतलब था कि जियोमिंग ने 8वीं श्रेणी की गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था। इसके अलावा यह 8वीं श्रेणी की गोली थी जिसमें 2 रंग की गोली बिजली थी। हालांकि प्रतियोगिता का केवल आधा समय ही बीता था, लेकिन सभी जानते थे कि इस प्रतियोगिता में विजेता का फैसला पहले ही हो चुका था। पत्थर के मंच पर खड़ी लंबी आकृति पर गहरी निगाहें टिकी हुई थीं।
उनके जोश की तीव्रता लगभग कट्टर थी। कौन सोच सकता था कि एक युवा जो अभी 20 साल का भी नहीं हुआ है, वास्तव में 8वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत कर सकता है। आज के बाद जियाओ मिंग का नाम पूरे सेंट्रल प्लेन्स में गूंजेगा। काओ यंग की खूबसूरत आंखें भी उस युवा आकृति पर टिकी हुई थीं, जो भीड़ के ध्यान के बीच शांत थी। उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। कोई भी बता सकता था कि यह आकर्षक महिला, जिसे काओ कबीले का गौरव माना जाता था, ने उसमें बहुत रुचि ली थी। बेशक कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि जियाओ मिंग, जिसने किमियागरों की पुरानी पीढ़ी को पीछे छोड़ दिया था, वास्तव में इस समय एक अद्वितीय आकर्षण रखता था। अपनी स्वाभाविक रूप से आकर्षक विशेषताओं के साथ वह अब एक वास्तविक महिला हत्यारा था। चौक पर किमियागर भी आसमान में गरजते बादल को देखकर दंग रह गए। कई किमियागर जो अपने कड़ाही के तापमान को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, उन्होंने एक छोटी सी गलती की जिससे तापमान में थोड़ा बदलाव आया। हिस कुछ असामान्य आवाज़ें सुनाई दी और कड़ाही से काली धुंध निकली, जो उनकी प्रतियोगिता के परिणाम का संकेत दे रही थी। उन किमियागरों ने एक दूसरे को देखा और कड़वी मुस्कान बिखेरी। अफसोस, उनकी विशेषज्ञता के स्तर के साथ शीर्ष 7वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करना पहले से ही काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। इस व्यवधान के परिणामस्वरूप ऐसा परिणाम हुआ, 1 या 2 शीर्ष 7वीं स्तरीय औषधीय सामग्री बर्बाद हो गई। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा नुकसान था। हालांकि इसके लिए जियाओ मिंग को दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। इस तरह की प्रतियोगिताओं ने किमियागर की गड़बड़ी का विरोध करने की क्षमता का भी परीक्षण किया। अगर उन्हें किसी को दोष देना था तो वह केवल खुद को ही हो सकता था, क्योंकि उनके पास पर्याप्त कौशल नहीं था। जो प्रतियोगी गोली को परिष्कृत करने में विफल रहे, वे पैकअप करने और जाने की जल्दी में नहीं थे। वे देखना चाहते थे कि जियाओ मिंग इस 2 रंग की गोली बिजली को कैसे संभालेंगे। 8वीं स्तरीय गोली बिजली को संभालना आसान नहीं था। जियाओ मिंग ने अपने आसपास से नज़रों को अनदेखा किया और अपने सामने औषधीय कड़ाही पर अपनी नज़रें केंद्रित कीं। हड्डी उगाने वाली रक्त समलन गोली आखिरकार बन जाएगी, उसने सोचा। जैसे ही उसने अपने विचार समाप्त किए, आकाश में 2 रंग की गोली बिजली तेजी से हिंसक हो गई। गहरी गड़गड़ाहट लगातार गड़गड़ा रही थी और चमकदार बिजली, जांघों जितनी मोटी, बादलों के चारों ओर घूम रही थी। फुफकार, जैसे ही गरजने वाले बादल छाए, बिजली अचानक से सिकुड़ गई, एक 2 रंग की बिजली में बदल गई जो एक विशाल अजगर की तरह थी। एक भयानक फुफकार के साथ इसने उस स्थान पर भयंकर हमला किया जहां जियाओ मिंग खड़ा था। बिजली की शक्ति चौंकाने वाली थी, लेकिन जियाओ मिंग शांत रहा। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी उंगली पर रोशनी टिमटिमा गई। एक पल में एक चमकदार चांदी की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। पृथ्वी दानव कठपुतली ने गोलियों से काफी मात्रा में पिल लाइटनिंग को अवशोषित कर लिया था और यह 8 सितारा डू पूर्वज की ताकत के साथ एक चांदी की कठपुतली में बदल गई थी। जियाओ मिंग की अचानक कार्रवाई ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, जो विस्मय में देखते रहे क्योंकि प्रभावशाली कठपुतली उनके सामने खड़ी थी। हालांकि सवाल बना रहा, क्या कठपुतली 8वीं स्तरीय गोली की शक्ति का सामना कर सकती है? जाओ। सभी की निगाहों के सामने जियाओ मिंग मुस्कुराया और अपनी उंगली को शून्य की ओर इशारा करते हुए हल्के से चिल्लाया। जैसे ही उसकी आवाज़ गिरी, उसके सामने की चांदी की कठपुतली ने अपने पैर से ज़मीन पर रौंद दिया और हवा में उछल गई। फिर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए वह सीधे शक्तिशाली बिजली से टकरा गई। तेज नज़र वाले पर्यवेक्षकों ने देखा कि 2 रंगों वाली बिजली के बोल्ट से टकराने पर पृथ्वी दानव कठपुतली बिखर नहीं गई। इसके बजाय गरजती हुई चमक के बीच उसकी आभा धीरे धीरे बढ़ती गई। ये कठपुतली बिजली की शक्ति को अवशोषित कर रही है, कियू लिंग ने कहा। उसने पहले कभी ऐसी अजीब कठपुतली के बारे में नहीं सुना था। धमाका धमाका, बिजली आसमान में भड़कती और नाचती रही, अपने साथ शानदार गरजती किरणें लेकर आई जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। बिजली पृथ्वी दानव कठपुतली के शरीर पर भयंकर रूप से गिरी और चांदी की बिजली बह निकली, जो अनगिनत छोटे बिजली के सांपों में बदल गई, जो कठपुतली की त्वचा के माध्यम से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। बिजली की शक्ति पृथ्वी दानव कठपुतली के शरीर में घुस गई, जिससे उसकी हड्डियां और मुरझाई त्वचा जल्दी ही मजबूत हो गई। दूर से पृथ्वी दानव कठपुतली आकाश में तैरते हुए एक वज्र देवता की तरह दिखाई दी। 10 मीटर के दायरे में उसके शरीर के चारों ओर बिजली की किरणें टिमटिमा रही थीं, जिससे एक भयानक ध्वनि पैदा हो रही थी, जिससे देखने वालों की रीढ़ में सिहरन पैदा हो रही थी। जियाओ मिंग अपने हाथों को पीठ के पीछे करके चौक पर शांति से खड़ा था। पृथ्वी दानव कठपुतली ने अपनी ओर लक्षित सभी बिजली के बोल्टों को झेला, जिससे वह बेहद शांत हो गया, इस मुश्किल गोली प्रकाश से निपटने के लिए किसी भी प्रयास की आवश्यकता के बिना। ऊपर लगातार गड़गड़ाहट हो रही थी क्योंकि 2 रंगों वाला गरजता हुआ बादल लगातार बिजली के शक्तिशाली और चमकदार बोल्टों को उगल रहा था, जो सभी पृथ्वी दानव कठपुतली के शरीर पर गिरे। धीरे धीरे कम होने से पहले गरजते बादल का शोर लगभग 10 मिनट तक चला।
उस समय के दौरान लगभग 100 भयानक बिजली के बोल्टों को छोड़ा गया था, लेकिन सौभाग्य से उनमें से किसी ने भी पृथ्वी दानव कठपुतली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसके बजाय उन्होंने इसके चमकते हुए चांदी के शरीर पर एक हल्की सुनहरी चमक दिखाई। कोई आश्चर्य नहीं कि यह एक 2 रंग की गोली प्रकाश है। ये पृथ्वी दानव कठपुतली पहले से ही एक आकाश दानव कठपुतली की दहलीज में प्रवेश कर चुकी है। कुछ और 8वें स्तर की पिल लाइटिंग को अवशोषित करने के बाद ये पूरी तरह से उस क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम होना चाहिए। जब मैं सीनियर याओ के भौतिक शरीर को हल करता हूं, तो मेरे पास 2 डुवेनेरेट अंगरक्षक होंगे। भले ही कुछ हो जाए और हम पिल टॉवर के क्षेत्र को छोड़ दें, फिर भी हमारे पास कुछ सुरक्षा गारंटी होगी, जियाओ मिंग ने कुछ प्रसन्नता के साथ सोचा। बूम बूम, पिल लाइटनिंग के अगले 10 मिनट तक उत्पात मचाने के बाद आखिरकार उसे इस कठिन चुनौती को छोड़ना पड़ा। बादल के अंदर ऊर्जा का उतार चढ़ाव धीरे धीरे कम हो गया और घने दमनकारी गरज वाले बादल अनगिनत दर्शकों की चौकस निगाहों के नीचे धीरे धीरे छंट गए। जैसे ही आसमान में घने गरज वाले बादल छंट गए, गर्म सूरज की रोशनी एक बार फिर ऊपर से बरसने लगी, जिसने इस दुनिया को रोशन कर दिया जो पिल लाइटनिंग से तबाह हो गई थी। सूरज की आरामदायक गर्मी ने कई लोगों को राहत की अनुभूति दी। अध्याय 304 कोरसोल मैरो। उस पल सभी की नज़रें जियाओ मिंग की औषधीय कड़ाही पर टिक गईं। अचानक एक झंझनाहट के साथ 10,000 जानवरों की कड़ाही से एक चमकदार रोशनी उठी और आसमान में उड़ गई, अविश्वसनीय गति से दूरी में गायब हो गई। दर्शक विस्मय में रह गए, कुछ जियाओ मिंग के लिए घबरा गए क्योंकि गोली इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी। हालांकि बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल वास्तव में तेज थी, फिर भी यह जियाओ मिंग की अदृश्य आत्मा शक्ति से धीमी थी। जियाओ मिंग की विशाल आत्मा शक्ति उसके माथे से बाहर निकली, एक बड़े हाथ में बदल गई जिसने जल्दी से गोली को घेर लिया। फिर उसने इसे वापस ले लिया और दर्शकों के इसे अच्छी तरह से देखने से पहले इसे सावधानी से एक सफ़ेद जेड बोतल में रख दिया, जिससे वे निराश हो गए। जियाओ मिंग की हरकतों ने उनकी ये देखने की इच्छा को बुझा दिया कि 8वीं स्तरीय गोली कैसी दिखती है। हालांकि कुछ उत्सुक पर्यवेक्षकों ने कुछ अलग देखा। उसकी आत्मा में कुछ आध्यात्मिकता थी, कियूलिंग ने सोचा। ऐसा लगता है कि कोरसोल मैरो प्राप्त करने के बाद जियाओ मिंग पूरी तरह से 8वें स्तर के दायरे में कदम रख सकता है। इस युग का 8वां स्तर का कीमियागर पिल टॉवर के इतिहास में अभूतपूर्व है। इस एहसास पर उसकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। ये कबीले की सीट पर ये जोंक का चेहरा उत्साह से भर गया। वह जानता था कि जियाओ मिंग शक्तिशाली था, लेकिन उसने उससे इतना शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं की थी। हाँ, एक 8वां स्तर का कीमियागर, उसने खुद से सोचा। अगले कबीले के मूल्यांकन में हमारे लिए चीज़ों को मुश्किल बनाने की हिम्मत कौन करेगा। गोली इकट्ठा करने के बाद जियाओ मिंग ने इसे अपने स्टोरेज रिंग में स्टोर करने के बजाय अपने सामने रखने का फैसला किया। फिर उसने 10,000 जानवरों की कड़ाही को दूर रखा और क्रॉस लेग बैठ गया, धैर्यपूर्वक प्रतियोगिता के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। हालांकि वह लॉ की बदौलत सबसे पहले रिफाइनिंग पूरी करने वाला था, लेकिन वह जानता था कि उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि बाकी सभी सफल न हो जाएं, तभी प्रतियोगिता समाप्त मानी जा सकती है। हालांकि दूसरों को पता था कि परिणाम पहले से ही तय था, लेकिन वे ये भी समझते थे कि प्रतियोगिता कई और दिनों तक जारी रहेगी, इसलिए वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। 7 या 8 दिनों के बाद कुछ प्रतिभागियों ने आखिरकार अपनी गोलियों को परिष्कृत करने में सफलता प्राप्त की। आसमान में काले बादल छा गए, लेकिन दृश्य उतना भयानक नहीं था जितना तब था जब जियाओ मिंग ने अपनी गोली को परिष्कृत किया था। सबसे विस्मयकारी वह था जब डैन कबीले के बुजुर्ग गोली को परिष्कृत कर रहे थे। जियाओ मिंग के अनुमान के अनुसार जिस गोली को उन्होंने परिष्कृत किया वह स्पिरिट पोशन पाउडर के बिना बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल से कम नहीं होगी। इसने जियाओ मिंग को चुपके से आह भरने पर मजबूर कर दिया कि सेंट्रल प्लेन्स वास्तव में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघों से भरा हुआ था और किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। जब आखिरी व्यक्ति ने अपनी गोली जलाई तो सभी की नज़र चौक के किनारे ऊंचे मंच पर कियूलिंग पर गई। भीड़ की निगाहों के नीचे कियूलिंग ने थोड़ा मुस्कुराया और फिर एक धीमा कदम आगे बढ़ाया। बूढ़े लोगों के समूह के बीच विशिष्ट युवा व्यक्ति पर टिकने से पहले धीरे धीरे आसमान में अपनी नज़र घुमाई। इस समय मुझे अनावश्यक शब्दों की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि इस प्रतियोगिता के विजेता का उत्तर सभी के पास है, लेकिन नियमों के अनुसार मैं सभी प्रतिभागियों से कहता हूं कि वे अपनी परिष्कृत गोलियां निकाल लें। कियूलिंग की आवाज़ सुनकर शेष प्रतिभागी एक पल के लिए झिझके और फिर एक एक करके गोल और चमकदार गोलियां उनके हाथों से ऊपर तैरकर उनके सामने लटक गईं। जैसे ही ये गोलियां दिखाई दी, दवा की खुशबू अचानक बहुत तेज हो गई। दर्शक गोलियों के ऊपर तैरते हुए उनके पीछे पीछे चले गए और गोलियों में से 10 ऐसी थीं जो रात के मोती की तरह दिख रही थीं। हालांकि ये गोलियां दिखने में अच्छी थीं और निश्चित रूप से सामान्य समय में 7वीं श्रेणी की गोलियों के रूप में अत्यधिक मांगी जाती थीं, लेकिन वे बहुत अधिक नज़रें आकर्षित नहीं करती थीं क्योंकि इन 10 गोलियों के ऊपर एक हल्की आध्यात्मिक धुंध से घिरी हुई एक गोली तैर रही थी।
हालांकि 7वीं और 8वीं श्रेणी की गोलियां एक जैसी दिखती थीं, यहाँ तक कि जो लोग कीमिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे वे भी आसानी से दोनों के बीच अंतर कर सकते थे। अंतर गोलियों की आध्यात्मिकता में था। 7वीं श्रेणी की गोलियां ऊर्जा से भरपूर थीं, लेकिन उन्हें मृत गोलियां माना जाता था, जबकि 8वीं श्रेणी की गोलियों की अपनी आध्यात्मिकता थी और केवल इन गोलियों को ही जीवित गोलियां या आध्यात्मिक गोलियां कहा जाता था। जैसे ही 8वीं स्तरीय गोली दिखाई दी, एक हल्की आध्यात्मिक धुंध ने उसे घेर लिया, जो एक खरगोश के आकार में संघनित हो गई। यह एक ऐसा आश्चर्य था जिसे कई लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। 8वीं स्तरीय गोली में आध्यात्मिकता थी और यह अपने आप आकार भी ले सकती थी। ऊंचे मंच पर कियूलिंग ने उत्कृष्ट अस्थि वृद्धि रक्त समलन गोली को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। फिर उसने जोर से घोषणा की, कीमिया की कला में आध्यात्मिकता को हर चीज से ऊपर रखा जाता है। इस प्रतियोगिता में पहला स्थान जाता है जियाओ मिंग। कियूलिंग के छोटे और शक्तिशाली शब्दों को सुनकर अनगिनत निगाहें चौक की ओर मुड़ गईं और एक पल के बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। जियाओ मिंग के बारे में उनकी धारणा के बावजूद सभी को ये स्वीकार करना पड़ा कि उनका पहला स्थान अच्छी तरह से योग्य था। कई लोगों ने जियाओ मिंग को अजीब भावों से देखा। इतनी कम उम्र में 8वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होना लोगों को यह समझने के लिए पर्याप्त था कि उनकी क्षमता कितनी अद्भुत थी। इसके अलावा उसकी भयानक कीमिया प्रतिभा के नीचे एक अत्यंत भयावह साधना प्रतिभा छिपी हुई थी। उन्हें यकीन था कि जब तक वह गिरेगा नहीं, जियाओ मिंग का नाम निश्चित रूप से महाद्वीप के शीर्ष शक्तिशाली लोगों में से एक होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि उसके साथ संबंध कैसे स्थापित करें और उसकी जांग से चिपके रहें। शायद वे अपने परिवार की युवा लड़कियों को इसे आजमाने दे सकते हैं। जैसे ही उन्होंने इसके बारे में सोचा, इन लोगों ने चुपके से अपना सिर हिला दिया। जियाओ मिंग बहुत उत्कृष्ट था और उनकी लड़कियां उसके लिए पर्याप्त अच्छी नहीं हो सकती थीं। उन्हें उस पर थोपना उल्टा होगा। जियाओ मिंग इस बात से अनजान था कि उसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। चौक पर लगातार तालियों का सामना करते हुए वह आने वाले कोरसोल मैरो की प्रत्याशा से भरा हुआ थोड़ा मुस्कुराया। इसके साथ वह आखिरकार स्पिरिट दायरे में कदम रख सकता था और स्पिरिट पोषण पाउडर को बर्बाद किए बिना 8वीं स्तरीय गोलियों को परिष्कृत कर सकता था, जिसका अब उसके पास केवल एक दाना था। जियाओ मिंग की उम्मीद भरी निगाहों के नीचे कियूलिंग ने कहा, इस प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार 8 महान बुजुर्गों और कोरसोल मैरो के लिए एक उम्मीदवार का स्थान है। बोलने के बाद कियूलिंग ने एक पारदर्शी कंटेनर निकाला जिसमें एक सफ़ेद तरल था। अन्य प्रतियोगियों ने लालसा भरी आंखों से सफ़ेद तरल को देखा। वे जानते थे कि यह कोरसोल मैरो था, एक अच्छी चीज़ जो उनकी आत्मा को गढ़ने में मदद कर सकती थी। दुर्भाग्य से उन्हें यह नहीं मिला। जैसे ही जियाओ मिंग ने अपना योग्य पुरस्कार प्राप्त किया, भीड़ की आंखों में ईर्ष्या की झलक दिखी, हालांकि उनकी निगाहों में आग की लपटें जल्द ही गायब हो गईं। कोरसोल मैरो प्राप्त करने के बाद जियाओ मिंग ने सावधानी से बोतल का ढक्कन खोला और एक हल्की सफ़ेद धुंध बाहर निकली। उसने गहरी सांस ली, अपनी आत्मा की गहराई में एक सुखदायक, आरामदायक अनुभूति महसूस की। ये वास्तव में एक अच्छी चीज़ है। उसने बोतल का ढक्कन वापस घुमाया और कियूलिंग को धन्यवाद दिया। धन्यवाद प्रथम एल्डर। मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इसे अपनी ताकत से अर्जित किया है। कियूलिंग ने अपनी दाढ़ी रगड़ी और मुस्कुराया। फिर उसने एक सलाह दी, याद रखें, कोरसोल मैरो को सीधे निगला नहीं जा सकता। इसके प्रभाव को अधिकतम करने के लिए इसे स्वर्ग और पृथ्वी के अन्य खजानों के साथ मिलाना होगा। अगर आपको उन्हें बाहर खोजने में परेशानी होती है तो आप उन्हें खोजने के लिए पिल टॉवर के दवा गोदाम में जा सकते हैं। पिल टॉवर के एक मुख्य सदस्य के रूप में आपके पास इन संसाधनों तक पहुंच है। जियाओ मिंग थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने मना नहीं किया। आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद प्रथम एल्डर। अध्याय 305 प्रतियोगिता का अंत। प्रथम एल्डर कियूलिंग ने आइटम को जियाओ मिंग को सौंप दिया और एक संक्षिप्त बयान दिया। उन्होंने घोषणा की कि प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। कीमियागर एक के बाद एक जाने लगे, लेकिन कुछ जियाओ मिंग के साथ संबंध स्थापित करने के लिए पीछे रह गए। अपनी क्षमता को देखे बिना, केवल अपनी वर्तमान ताकत के आधार पर, जियाओ मिंग, जिसने 8वीं स्तरीय गोली को सफलतापूर्वक परिष्कृत किया था, विभिन्न प्रमुख शक्तियों द्वारा आकर्षित होने के योग्य था। जियाओ मिंग इन लोगों के इरादों को समझता था, लेकिन जब अन्य लोग उसके साथ मुस्कुराते हुए व्यवहार करते थे तो वह उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। सौभाग्य से वह पहले भी ऐसी स्थितियों का सामना कर चुका था और उनसे आसानी से निपट सकता था, जिससे उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें वसंत की हवा ने छू लिया हो। थोड़ी देर बाद उन लोगों को एहसास हुआ कि जियाओ मिंग के समय में देरी करना एक अच्छा विचार नहीं था, इसलिए उन्होंने अलविदा कहा और एक के बाद एक चले गए। तभी जियाओ मिंग शांत हो सका। हा, मास्टर जियाओ मिंग को सभी को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान जीतने के लिए बधाई। मुझे डर है कि अब से मुझे आपको मास्टर जियाओ मिंग कहना पड़ेगा। सेंट्रल प्लेन्स नंबर 1 जीनियस का खिताब वाकई काबिले तारीफ है। इस समय ये जोंग मुस्कुराते हुए जियाओ मिंग के पास गया। उसके पीछे काओ यंग भी थी। वरिष्ठ ये जोंग बहुत दयालु हैं।
ये सिर्फ किस्मत थी। ओह, ये सेंट्रल प्लेन्स नंबर 1 जीनियस क्या है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या आप नहीं जानते, मास्टर जियाओ मिंग? ये लंबे समय से अफवाह है कि सेंट्रल प्लेन्स में आपकी प्रतिभा बेजोड़ है और आपको नंबर 1 जीनियस के रूप में सराहा गया है। मुझे लगता है कि यह प्रशंसा काबिले तारीफ है और सिर्फ आप ही इस खिताब के हकदार हैं। ये जोंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं वास्तव में इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन चलो भविष्य में सेंट्रल प्लेन्स नंबर 1 जीनियस के खिताब के बारे में बात नहीं करते। जियाओ मिंग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि शीर्षक प्रभावशाली लग रहा था, लेकिन ये परेशानी भी पैदा कर सकता था। हे, क्या मास्टर जियाओ मिंग को ये शीर्षक नापसंद है? तुम्हें पता है, नंबर 1 बनना अनगिनत युवाओं का सपना है। काओ यंग उनके बगल में हंसी। उसकी कोमल हंसी ने लोगों को घुटनों के बल बैठा दिया। सेंट्रल प्लेन्स में छिपे हुए ड्रैगन और दुबके हुए बाघों का घर है। पहला होना कोई आसान काम नहीं है। शायद एक दिन मिस काओ यंग जैसी कोई प्रतिभाशाली महिला दरवाजे पर दस्तक देने आएगी। काओ यंग के अचानक हस्तक्षेप पर जियाओ मिंग ने शांति से उत्तर दिया, जिससे वह खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं खुद की तुलना मिस्टर जियाओ मिंग से करने की हिम्मत नहीं कर सकती, उसने विषय बदलते हुए कहा। जब वे रास्ते पर चल रहे थे, काओ यंग जियाओ मिंग के बगल में शान से चल रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह उसे देख रही थी। वह उसके करीब झुकी, फिर बेतरतीब चीज़ों के बारे में फुसफुसाती रही जो अप्रासंगिक लग रही थीं। बीच बीच में वह अपने हाथ से अपना मुंह ढकती हुई एक हल्की सी हंसी निकालती थी, जिससे आसपास के युवा किमियागर ईर्ष्या से जियाओ मिंग की ओर देखने लगे। काश काओ यंग का ध्यान उन पर होता। काओ यंग को अच्छी तरह से पता था कि उन्हें कितना ध्यान मिल रहा था, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जियाओ मिंग को भी इन ईर्ष्यालु नज़रों में कुछ खास महसूस नहीं हुआ। वह पहले से ही इनका आदी था। वह सिर्फ काओ के बारे में उत्सुक था। यंग के इरादे उसके साथ खड़े होने के थे। अगर वह रिश्ता बनाना चाहती थी तो उसका उत्साह अत्यधिक लग रहा था। प्रतिभाशाली लोग अहंकारी होते हैं और उसने उसे पसंद करने के लिए कुछ खास नहीं किया था। अपनी आपत्तियों के बावजूद जियाओ मिंग ने उसके साथ विनम्रता से व्यवहार किया और समय समय पर कुछ चुटकुले भी सुनाए। रास्ता बहुत लंबा नहीं था और ये जोंग की मौजूदगी में काओ यंग ने अपनी प्यारी आंखें झपकाईं और विदा होने से पहले उन दोनों को अलविदा कहा। अच्छे मूड में जा रही काओ यंग को देखते हुए ये जोंग ने एक जानकार मुस्कान के साथ कहा। ऐसा लगता है कि काओ कबीले की छोटी लड़की को आप बहुत पसंद आ गए हैं, मास्टर। शायद। जियाओ मिंग ने ये जोंग की ओर देखा और फिर पूछा, मैं इस बार मेरी मदद करने के लिए एलडीए को धन्यवाद देना चाहूँगा। 5 महान कुलों के मूल्यांकन का विशिष्ट समय कब है? जहाँ तक जियाओ मिंग की इस मामले के बारे में पूछने की पहल की बात है, ये जोंग संतुष्ट महसूस कर रहा था और उसने सोचा कि उसने गलत व्यक्ति की मदद नहीं की है। उसने जवाब देने से पहले अपनी दाढ़ी रगड़ी। इस बारे में जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला मूल्यांकन 2 साल में होगा। जब तक मास्टर जियाओ मिंग उस समय पिल टॉवर में हैं, तब तक सब ठीक रहेगा। ये जोंग द्वारा दिए गए विशिष्ट समय के साथ जियाओ मिंग और ये जोंग अलग हो गए और जियाओ मिंग अकेले सराय में लौट आया। सराय में लौटने के बाद जियाओ मिंग ने तुरंत कोरसोल मैरो तैयार नहीं किया। कई अन्य प्रतियोगियों की तरह वह सीधे बिस्तर पर चला गया और गहरी नींद में सो गया। 8वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करना उतना आसान नहीं था जितना कोई सोच सकता है, और वह लगभग 3 महीनों से गोलियों को गहन रूप से परिष्कृत कर रहा था। भले ही बीच में कुछ ब्रेक थे, लेकिन अब आराम करना आवश्यक था। साधना और आराम के बीच बारी बारी से करना सबसे अच्छा था। जियाओ मिंग और अन्य लोगों के चले जाने के बाद प्रतियोगिता के परिणाम अनिवार्य रूप से लीक हो गए। रात के समय शोर के बीच इस असामान्य रूप से हलचल वाले और बड़े शहर में एक शांति छा गई। शहर चमक रहा था और सड़कों पर लोगों का आना जाना अभी भी जारी था। हर किसी के मुंह से हाल ही में हुई प्रतियोगिता के बारे में बात हो रही थी, और अधिक स्वाभाविक रूप से यह इसके चैंपियन जियाओ मिंग नामक युवक के बारे में थी। पहले से अपरिचित नाम अब सभी के दिमाग में पूरी तरह से अंकित हो गया था, और वे ये भी जानते थे कि शायद इस नाम को पूरे सेंट्रल प्लेन्स में गूंजने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तब तक वह सेंट्रल प्लेन्स का सबसे चमकदार युवा सितारा बन चुका होगा। ... अगले दिन जियाओ मिंग अपनी नींद से उठा, नहाया, नाश्ता किया और जल्दी से अपने कमरे में लौट आया। वह बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं, अपनी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति को समायोजित किया। कोरसोल मैरो की तैयारी की सफलता या विफलता यह निर्धारित करेगी कि वह तथाकथित 8वें स्तर तक पूरी तरह से आगे बढ़ सकता है या नहीं। इसलिए वह विचलित होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। एक पल के बाद जियाओ मिंग ने आखिरकार अपनी आंखें धीरे से खोलीं। उसकी काली पुतलियां एक शांत तालाब की तरह शांत थीं, गहरी और अथाह। उसने अपने गले से धीरे धीरे हवा की एक सांस छोड़ी और अपनी हथेली की एक लहर के साथ उसके सामने 3 जेड कंटेनर तैर गए। उसकी उंगली के एक झटके से जेड के ढक्कन खुल गए और एक अजीब सुगंध तुरंत फैल गई, जिससे जियो मिंग को स्फूर्ति महसूस हुई।
ध्यान से देखने पर तीन चीजें कोरसोल मैरो सिम्युलेटर द्वारा निकाला गया पिलसोल सीरम और स्नैक पीपल ट्राइब से प्राप्त हेवनली नम जेड एसेंस थीं। इन तीन चीजों में से कोरसोल मैरो और पिलसोल सीरम को सीधे तैयार किया जा सकता था जब तक कि मात्रा को सही ढंग से नियंत्रित किया जाता था। हेवनली नम जेड एसेंस के लिए इसे मिश्रण में जोड़ने से पहले परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। इसे परिष्कृत करना मुश्किल नहीं था, खासकर मौजूदा जियाओमिंग के लिए। उसने बस अपना हाथ हिलाया और हेवनली नम जेड एसेंस उसके सामने लटक गया। जियाओमिंग ने अपने सामने हेवनली नम जेड एसेंस को देखा, फिर अपना हाथ हिलाया और एक चमकदार सफ़ेद लौ निकली और उसे घेर लिया। जैसे ही लौ दिखाई दी, जियाओमिंग के नियंत्रण में तापमान तेजी से बहुत अधिक स्तर तक बढ़ गया। इसलिए आधे मिनट से भी कम समय में स्वर्गीय सुन्न जेड सार की सतह पर दरारें दिखाई दी और इसमें से बहुत हल्की गंध निकली। अध्याय 306 आत्मा क्षेत्र। जैसे ही तापमान अपने चरम पर पहुंचा, जियाओमिंग ने अपनी उंगली हिलाई और एक कमजोर बल ने स्वर्गीय सुन्न जेड सार पर प्रहार किया, जिससे ये टूट गया और अंदर एक पीला सफ़ेद तरल दिखाई दिया। इस सफ़ेद तरल के प्रकट होने के साथ जियाओमिंग ने धीरे धीरे लौ के तापमान को कम कर दिया जब तक कि यह पत्थर के नीचे जलने वाली एक पतली लौ नहीं बन गई, जैसे कि लौ एक पत्थर के कटोरे को भाप दे रही हो। कटोरे के अंदर सफ़ेद तरल बुदबुदाया और हर बार जब कोई बुलबुला फूटता तो एक हल्की मछली जैसी गंध उठती। ये गंध पत्थर के भीतर की अशुद्धियां थीं और इसे परिष्कृत करने के बाद ही इसका उपयोग कोरसोल मैरो के साथ मिश्रित करने के लिए किया जा सकता था। जियाओमिंग के लिए इस शोधन प्रक्रिया में बहुत अधिक मानसिक प्रयास की आवश्यकता नहीं थी। कुछ ही मिनटों में सफ़ेद तरल के भीतर की सारी मछली जैसी गंध बाहर निकल गई। स्वर्गीय सुन्न जेड सार के शोधन को पूरा करने के बाद जियाओमिंग की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही, क्योंकि उसने अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ में कुछ उत्तम जेड की बोतलें और कंटेनर दिखाई दिए। फिर एक विचार के साथ उसके सामने तीनों जेड बॉक्स में से प्रत्येक में से तरल की एक छोटी सी धारा बह निकली और जियाओमिंग के नियंत्रण में वे सभी एक पारदर्शी जेड कटोरे में एक साथ बह गए। जैसे ही तीनों तरल पदार्थ मिश्रित हुए, एक हल्की धुंध फूट पड़ी और फिर वे एक दूसरे को प्राणघातक दुश्मनों की तरह जंग लगाने लगे। संपर्क में आने पर कई छोटे बुलबुले लगातार उभर रहे थे। जियाओमिंग ने तीनों तरल पदार्थों के आपसी जंग को गौर से देखा और थोड़ी देर बाद पिलसोल सीरम और हेवनली नम जेड एसेंस पूरी तरह से गायब हो गए, केवल थोड़ा धब्बेदार कोरसोल मैरो को पीछे छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है, मैंने इसमें बहुत अधिक कोरसोल मैरो डाल दिया है। ये देखकर जियाओमिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। सफलतापूर्वक मिश्रित कोरसोल मैरो पन्ना हरा होना चाहिए था, लेकिन कटोरे में जो था वह स्पष्ट रूप से एक असफल उत्पाद था जो कि धब्बेदार दिखाई देता था। वह इस पहली विफलता से हतोत्साहित महसूस नहीं करता था। अगर वह पहली बार सफल हो जाता तो वह बहुत भाग्यशाली होता। इसके बाद की घटनाएं कोई नई बात नहीं थीं, क्योंकि यह अभी भी 3 प्रकार के खजानों के अनुपात को लगातार समायोजित करने की एक ही प्रक्रिया थी। इस मिश्रण को सावधानी से किया जाना था, क्योंकि थोड़ा सा भी जोड़ने या घटाने से तीनों तरल पदार्थों के बीच संतुलन बिगड़ सकता था, जिसके परिणामस्वरूप विफलता हो सकती थी। इसलिए मिश्रण प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, भले ही बार बार विफलताएं क्यों न हों। 6 असफल प्रयासों के बाद पत्थर के सार की एक बूंद गिरी और एक हल्की धुंध तुरंत जेड कटोरे में भर गई। धुंध के छंटने के बाद जो कुछ बचा वह चिपचिपा और जीवंत हरे पदार्थ का एक छोटा कटोरा था, जेड जैसा। ओह! जेड कटोरे में तरल के रंग को देखते हुए जियाओमिंग राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। उसने कटोरे से चिपचिपा पदार्थ सावधानी से एक अच्छी तरह से तैयार की गई जेड बोतल में स्थानांतरित कर दिया। बेशक मिश्रित कोरसोल मैरो की यह छोटी मात्रा एक आत्मा को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन इस पहली सफलता के साथ अगले कदम बहुत आसान होंगे। सिर्फ 2 घंटों में शेष 3 खजानों में से लगभग आधे को जियाओमिंग ने सफलतापूर्वक मिश्रित कर दिया था। जब उसने बोतल की गर्दन से बहते हुए पन्ना हरे रंग के तरल को देखा तो उसके चेहरे पर आखिरकार एक राहत और प्रसन्नता की अभिव्यक्ति दिखाई दी। हालांकि वह कई बार असफल रहा था, लेकिन बचा हुआ सफल उत्पाद उसकी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या मैं 8वें स्तर तक पहुंच सकता हूं। इस विचार को ध्यान में रखते हुए जियाओमिंग ने उत्सुकता से जेड की बोतल को अपने होठों से लगाया और उसके अंदर की सामग्री को निगल लिया। महसूस किया कि कीमती कोरसोल मैरो का लगभग आधा हिस्सा उसके गले से एक गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ नीचे बह रहा है। जैसे ही यह उसके शरीर में प्रवेश किया, उसका सिर गूंज उठा और उसके माथे पर आत्मा की शक्ति तेजी से फैल गई, जैसे कि उसे उत्प्रेरित किया गया हो, तेजी से बढ़ रही हो। इस विस्तार की अचानकता और गति ने उसके माथे में तीव्र दर्द पैदा कर दिया, जैसे कि वह फटने वाला हो। इस अचानक परिवर्तन को महसूस करते हुए जियाओमिंग ने अपने दिमाग को स्थिर किया और अपने शरीर के भीतर परिवर्तनों को ध्यान से देखा। जैसे ही मिश्रित कोरसोल मैरो उसके शरीर में प्रवाहित हुआ, ये चिलचिलाती गर्म धाराओं में बदल गया जो जल्दी से वाष्पित हो गया, एक अजीब गहरे हरे रंग का धुआं छोड़ रहा था।
ये धुआं ऊपर उठा, उसके शरीर से होकर गुजरा और अंत में उसके माथे में बस गया जहां आत्मा शक्ति निवास करती थी, उसके साथ जुड़ गई। धुएं और आत्मा की शक्ति के उलझाव के साथ जियाओ मिंग ने जल्दी से महसूस किया कि एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और अजीब ऊर्जा उसकी आत्मा में घुस रही है। उसकी आत्मा की शक्ति एक खतरनाक दर से बढ़ने लगी, जैसे कि उसने अभी अभी कोई शक्तिशाली टॉनिक लिया हो। जैसे जैसे आत्मा की शक्ति तेजी से बढ़ी, जियाओ मिंग के माथे में दर्द और भी तेज होता गया। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि कोर सोल मैरो आत्मा की शक्ति को बढ़ाने में कितना शक्तिशाली था और उसके लिए इस पर इतना प्रयास करना कितना सार्थक था। जियाओ मिंग की आत्मा में और भी ज्यादा हरा धुआं भर गया, जो उसे लगातार मजबूत कर रहा था। यह एहसास सुखद नहीं था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई लगातार उसके सिर में कुछ ठूंस रहा है। उसके सिर के दोनों तरफ के मंदिर छोटे छोटे ड्रम की तरह उभरे हुए थे, जो लगातार धड़क रहे थे। आखिरकार उसकी आत्मा की शक्ति एक निश्चित सीमा तक पहुंच गई और उसके दिमाग की गहराई में एक धीमी, विस्फोटक ध्वनि फूट पड़ी, जिससे उसके कान के पर्दे दर्द करने लगे। धमाका! इस विस्फोट के साथ जियाओ मिंग की चेतना सीधे एक अचंभे में उड़ गई और उसकी दृष्टि सुनहरे प्रकाश से भर गई। उसके दिमाग में सब कुछ अस्त व्यस्त था। उसी समय उसके चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा किसी चीज से उत्तेजित हो गई थी, और अशांति के बीच हवा की बेहद फीकी धाराएं चुपचाप अंतरिक्ष से बह रही थीं और जियाओ मिंग के माथे की ओर बढ़ रही थीं। ये वायु प्रवाह स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा थी। आध्यात्मिक ऊर्जा की ये धाराएं लगातार जियाओ मिंग के माथे में बहती रहीं और अंत में वहां रहने वाली आत्मा शक्ति के साथ विलीन हो गईं। जैसे ही वे विलीन हुईं, जियाओ मिंग की आत्मा गर्म आध्यात्मिक तरल में लिपटी हुई थी और आध्यात्मिक ऊर्जा चुपचाप उसकी आत्मा के हर हिस्से में समा गई, जिससे उसे धीरे धीरे होश आ गया। होश में आने पर जियाओ मिंग को एहसास हुआ कि वह अपनी आत्मा तकनीक का उपयोग किए बिना आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम था, जिससे वह प्रसन्न हुआ क्योंकि यह उसकी आत्मा तकनीक का उपयोग करने की तुलना में बहुत तेज था। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा के इस स्तर का संचार स्पष्ट रूप से उसकी आत्मा को आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए लगभग 1 घंटे तक अवशोषित करने के बाद जियाओ मिंग के माथे पर अजीब शक्ति अचानक तीव्र हो गई और अंत में एक अदृश्य लहर चुपचाप फैल गई, सराय को भेदते हुए, और आकाश में फैल गई। इस अवधि के दौरान जियाओ मिंग भी अवशोषण की गति को तेज करने के लिए चुपचाप अपनी आत्मा तकनीक का पाठ कर रहा था। जियाओ मिंग द्वारा किए गए हंगामे ने तुरंत पवित्र पिल सिटी के कई कीमियागरों का ध्यान आकर्षित किया। पिल टॉवर के शीर्ष पर एक खूबसूरत महिला ने आकाश में आध्यात्मिक ऊर्जा के विशाल अदृश्य भंवर को देखा। उसकी आंखों में कुछ आश्चर्य दिखाई दे रहा था। किसी ने उनकी आत्मा को तोड़ दिया है और आत्मा के दायरे में प्रवेश किया है। सुंदर महिला से कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसकी त्वचा काली थी, बड़ी दाढ़ी थी और उसका चेहरा असामान्य रूप से ठंडा और सख्त था। यह जियाओ मिंग होना चाहिए। कियू लिंग ने कहा कि इस छोटे लड़के की आत्मा पहले से ही आधे चरण वाले स्पिरिट दायरे में है। कोर सोल मैरो प्राप्त करने के बाद उसके लिए सीधे उसमें कदम रखना काफी सामान्य है। एक 18 वर्षीय 8वें स्तर का कीमियागर ऐसा चरित्र पहले कभी पिल टॉवर में नहीं दिखाई दिया। वह वास्तव में एक छोटा राक्षस है। मुझे आश्चर्य है कि क्या दूसरे पक्ष के पास उसका मार्गदर्शन करने के लिए कोई प्रसिद्ध गुरु है। शायद ऐसा है। एक प्रसिद्ध गुरु के बिना इस स्तर तक पहुंचना कठिन है। जियाओ मिंग के पास 10,000 जानवरों की कड़ाही और एक स्वर्गीय ज्वाला भी है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि वह किस पुराने राक्षस का शिष्य है। अध्याय 307 शरीर को परिष्कृत करना। क्या हमें पिल टॉवर में जियाओ मिंग को ज्यादातर अनुमतियां देनी चाहिए? सुंदर महिला ने पूछा। मैं सहमत हूं, लेकिन पहले जुबान कोंग जी से पूछ लेते हैं। जब हॉल ऑफ सोल्स की बात आती है तो हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। मुझे चिंता है। बूढ़े आदमी की चिंता स्पष्ट रूप से जासूसों के बारे में थी। आखिरकार जियाओ मिंग हाल ही में पिल टॉवर में शामिल हुआ था और वह उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से था, इसलिए पिल टॉवर को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि पिछले पिल टॉवर मास्टर को हॉल ऑफ सोल्स के एक जासूस ने मार दिया था, जिसके कारण पिल टॉवर और हॉल ऑफ सोल्स के बीच बड़ी लड़ाई हुई थी। हमेशा सतर्क रहना बेहतर होता है। ठीक है, सुंदर महिला ने सहमति में सिर हिलाया। वह खत्म होने वाला है, सख्त बूढ़े आदमी ने अचानक कहा। ... दूर आसमान में एक अदृश्य रोशनी लटकी हुई थी। विशाल और राजसी आत्मा शक्ति ज्वार की तरह इसे केंद्र बनाकर सभी दिशाओं में तेजी से बह रही थी। इस समय सराय के पास के क्षेत्र में 8वें स्तर से नीचे के सभी कीमियागरों ने, जहां जियाओ मिंग स्थित था, एक मजबूत आत्मा दबाव महसूस किया। क्या यह 8वें स्तर के कीमियागर का आत्मा दबाव है? ये पहली बार है जब मैंने इसे महसूस किया है। उन कीमियागरों ने आकाश में अदृश्य प्रकाश को देखा और इस विशाल आत्मा शक्ति को महसूस किया, अपने दिल की गहराई से चिल्लाते हुए। अचानक ज्वार की तरह फैली हुई आत्मा शक्ति जल्दी से बिखर गई और अदृश्य रोशनी का समूह धीरे धीरे अनगिनत लोगों की निगाहों के सामने प्रकट हुआ। जैसे जैसे रोशनी बिखरती गई, एक आकृति धुंधली दिखाई देने लगी।
करीब से देखने पर यह जियाओ मिंग था, लेकिन उसका शरीर बेहद अलौकिक लग रहा था। इस युग के विशेषज्ञों के लिए आत्मा बहुत ही अलौकिक और मायावी थी। आत्मा शक्ति भी रंगहीन और निराकार थी, जिससे उसका बचाव करना मुश्किल हो जाता था। मानव जैसी आत्माएं दुर्लभ थीं, क्योंकि एक निराकार आत्मा को मानव रूप में बदलना मुश्किल था जो लंबे समय तक टिक सके, और केवल आत्मा क्षेत्र में रहने वाले लोग ही इसे प्राप्त कर सकते थे। एक पल के लिए रुकने के बाद आकाश में जियाओ मिंग ने अचानक अपना सिर नीचे किया और उस सराय की ओर देखा जहां उसका भौतिक शरीर स्थित था। अब जियाओ मिंग को लगा कि उसकी आत्मा की शक्ति पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो गई है और उसकी आत्मा समृद्ध आध्यात्मिकता से भर गई है। उसकी आत्मा की गहराई में आराम की भावना ने उसे पहले से कहीं ज्यादा बेहतर महसूस कराया। क्या यह आध्यात्मिक क्षेत्र है? ये वास्तव में अद्भुत है। मेरी वर्तमान शक्ति के साथ 2 रंग की 8वीं स्तरीय गोली को परिष्कृत करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आह भरने के बाद जियाओ मिंग प्रकाश की एक धारा में बदल गया और सीधे नीचे सराय की ओर भागा। उसकी आत्मा सराय की दीवार से गुजरी और उसके भौतिक शरीर के माथे में प्रवेश कर गई। एक पल में वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। जैसे ही आत्मा फिर से उसके माथे में प्रवेश करती है, उसका शरीर थोड़ा कांपता है और व्यापक आत्मा का दबाव भी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उसी समय जियाओ मिंग की कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। आदरणीय तियान हुओ खिड़की के माध्यम से अंदर तैरते हुए आए और जियाओ मिंग को देखकर उन्हें लगा कि दूसरे पक्ष का स्वभाव धुंधला और मायावी था। यह एहसास ऐसा था मानो वह जियाओ मिंग का सामना नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी आत्मा का सामना कर रहा था। वह इस एहसास से बहुत परिचित था, जो केवल आत्मा के आगे बढ़ने के बाद ही होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने पर बधाई, उसने बधाई दी। जियाओ मिंग ने मुस्कुराकर उसकी बधाई स्वीकार की, लेकिन आदरणीय तियान हुओ के चेहरे पर परेशान भाव देखकर वह अपनी यात्रा के उद्देश्य को समझ गया। वरिष्ठ याओ शरीर के मामले के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं, है न? हालांकि यह एक सवाल था, जियाओ मिंग ने एक सकारात्मक वाक्य का इस्तेमाल किया। खांसी। हाँ, इस बूढ़े ने देखा है कि हड्डी बढ़ने वाले रक्त को जोड़ने वाली गोली को परिष्कृत किया गया है। क्या हमें शुरू नहीं करना चाहिए? आदरणीय तियान हुओ ने हिचकिचाते हुए कहा। आदरणीय तियान हुओ को हकलाते हुए देखकर जियाओ मिंग ने हल्के से मुस्कुराया। मैंने इस मामले की उपेक्षा की। कोर सोल मैरो प्राप्त करने के बाद मैं इतना उत्साहित था कि मैंने पहले इसे परिष्कृत किया। कृपया मुझे दोष न दें। हम अब शरीर को परिष्कृत करना शुरू कर सकते हैं। उन्होंने पहले से ही आदरणीय तियान हुओ के पुनरुत्थान के लिए आवश्यक सभी चीजें तैयार कर ली थीं, और पुनरुत्थान की प्रक्रिया एक सरल मामला था। इसके बाद जियाओ मिंग भी बाहर जाकर देखना चाहता था कि क्या उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कुछ अवसर मिल सकते हैं। आदरणीय तियान हुओ के पुनरुत्थान के बाद वह उनके अंगरक्षक के रूप में काम कर सकता था। वास्तव में हमें अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस बूढ़े व्यक्ति को कोई आपत्ति कैसे हो सकती है? चलो अब शुरू करते हैं, आदरणीय तियान हुओ ने कहा। आदरणीय तियान हुओ एक कृतघ्न व्यक्ति नहीं थे और स्वाभाविक रूप से उन्हें जियाओ मिंग के कार्यों के प्रति कोई नाराजगी महसूस नहीं हुई। इसके विपरीत जब उन्होंने सुना कि जियाओ मिंग अब उनके लिए एक शरीर को परिष्कृत करने जा रहे हैं, तो वे बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उन्हें पुनर्जीवित किया जा सकता है। जियाओ मिंग ने अपना हाथ हिलाया और बर्फ से ढकी एक लाश दिखाई दी। ये लाश हारमोनियस बॉन्ड संप्रदाय के पूर्व संप्रदाय नेता की थी। मूल रूप से जियाओ मिंग ने आदरणीय तियान हुओ के लिए यान लुओ तियान की लाश तैयार की थी, लेकिन अब जब कुछ बेहतर था तो वह इसका उपयोग करेंगे। दरअसल शरीर को परिष्कृत करने के उद्देश्य से अपने शरीर को परिष्कृत करना बेहतर था, लेकिन यद्यपि याओ तियान हुओ के अवशेष मौजूद थे, वे हड्डियों के टुकड़ों से थोड़े ही बेहतर थे और अब उनका उपयोग आत्मा को सहारा देने के लिए नहीं किया जा सकता था। शव को बुलाने के बाद जियाओ मिंग ने अपने मन में याओ लाओ द्वारा उसे दी गई शरीर को परिष्कृत करने की विधि को याद किया। एक पल के चिंतन के बाद उसने चुपचाप सिर हिलाया और अपना हाथ हिलाया। एक अदृश्य शक्ति ने शव को उठा लिया और उसे बीच हवा में लटका दिया। जियाओ मिंग ने फिर से अपना हाथ हिलाया और सफ़ेद चमकीली हृदय ज्वाला उभरी। पू ध्वनि के साथ इसने शव को लपेट लिया और शव पर जमी बर्फ लौ के भयानक उच्च तापमान में जल्दी से पिघल गई। वरिष्ठ याओ, मुझे आत्मा शक्ति का एक निशान दो, जियाओ मिंग ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि वह तेजी से पिघलती बर्फ को देख रहा था। ये सुनते ही आदरणीय तियान हुओ की आत्मा शक्ति तुरंत उसके माथे से अलग हो गई और जियाओ मिंग की ओर तैरने लगी। आत्मा शक्ति के निशान को पकड़कर जियाओ मिंग ने लापरवाही से उसे लाश में फेंक दिया। फिर उसने स्टोरेज रिंग से बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल निकाली और उसे आदरणीय तियान हुओ की ओर फेंकते हुए कहा, इसे ले लो। जब मैं बाद में संकेत दूंगा तो तुम तुरंत शरीर में प्रवेश कर जाओगे। याओ तियान हुओ ने एक गंभीर भाव के साथ सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत गोली को अपने मुंह में ठूंस लिया। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। याओ तियान हुओ को गोली लेते देख जियाओ मिंग ने जल्दी से अपनी स्टोरेज रिंग से एक और जेड बोतल निकाली।
बोतल गहरे नीले रंग के खून से भरी हुई थी, जिसमें से आश्चर्यजनक रूप से हिंसक ऊर्जा निकल रही थी। बहुत समय पहले जियाओमिंग ने सिम्युलेटर से 7वें दर्जे के समुद्री जानवर की लाश प्राप्त की थी। समुद्री जानवर का उसने बहुत पहले ही विच्छेदन कर दिया था और यह उसका सार रक्त था। जैसे ही जेड की बोतल को झुकाया गया, जियाओमिंग के हाथ की एक लहर के साथ खून का एक बड़ा हिस्सा बिखर गया और आग की लपटों में लिपटे शव पर गिर गया। जैसे ही खून ने लाश को छुआ, उसने एक फुफकारने की आवाज़ की और लाश की त्वचा तेजी से सड़ने लगी। इस अचानक बदलाव ने जियाओमिंग के हाव भाव को नहीं बदला। एक संक्षिप्त नज़र के बाद उसने वाइट ग्लेज्ड हॉट फ्लेम को अचानक तापमान में वृद्धि करने के लिए नियंत्रित किया। इस प्रकार लाश के शरीर से चिपका हुआ खून धीरे धीरे एक अजीब तरीके से उसमें रिसने लगा। मूल रूप से पीली त्वचा और मांसपेशियां धीरे धीरे सार रक्त के सम्लन के तहत जीवन शक्ति से भर गईं। अध्याय 308 जीवन अनुकरण। जैसे जैसे रक्तसार धीरे धीरे लाश में विलीन होता गया, लगभग आधे घंटे बाद शरीर की कसकर बंद आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उन खोखली आंखों के भीतर जीवन शक्ति का एक हल्का उतार चढ़ाव था। हालांकि ये जीवन शक्ति के कारण नहीं थी, बल्कि आदरणीय तियानहुओ की आत्मा के निशान की उपस्थिति के कारण थी। जिस क्षण लाश की आंखें खुली, जियाओमिंग ने गहरी आवाज में चिल्लाया, वरिष्ठ याओ, अंदर आओ। आदरणीय तियानहुओ, जो बगल में इंतजार कर रहे थे, जियाओमिंग की चीख सुनकर कांप उठे। फिर उनकी आकृति भ्रामक हो गई और सीधे लाश की ओर दौड़ी, लपटों से गुजरते हुए और सीधे नीली रोशनी में लिपटे शरीर पर झपट पड़ी। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से संपर्क करने वाली थी, आदरणीय तियानहुओ के माथे से अचानक एक अजीब काली लाल लहर निकली, जो बिजली की गति से उसके पूरे शरीर में फैल गई। पू, जैसे ही काली लाल लहरें फैलीं, आदरणीय तियानहुओ की आत्मा शरीर से हिंसक रूप से टकराए। इस टक्कर ने उनकी आत्मा को वापस नहीं उछाला, बल्कि धीरे धीरे शरीर में विलीन कर दिया। अगला कदम सबसे महत्वपूर्ण था और यह केवल आदरणीय तियानहुओ द्वारा ही किया जा सकता था। यदि वह स्वर्गीय ज्वाला की जलन का सामना नहीं कर सका, तो न केवल शरीर नष्ट हो जाएगा, बल्कि उसकी आत्मा भी घातक रूप से घायल हो जाएगी। यदि वह स्वर्गीय ज्वाला की जलन का सामना कर सकता है, तो आदरणीय तियानहुओ को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया जाएगा। स्वर्गीय ज्वाला की जलन के तहत दर्द में तड़पते हुए, हवा में शरीर को देखते हुए, जियोमिंग ने राहत की सांस ली। अब जब उसने इसके बारे में सोचा, तो उसके पास सिम्युलेटर का उपयोग करने का एक और मौका था। अब इसका उपयोग करने का एक अच्छा अवसर था। ऐसा सोचते हुए जियोमिंग फिर से बिस्तर पर क्रॉस लेग बैठ गया और अपने मन में धीरे से पुकारा, सिम्युलेटर, डिंग, होस्ट के पास जीवन का अनुकरण करने का मौका है। क्या आप सिमुलेशन शुरू करना चाहेंगे? सिमुलेशन शुरू करें। सिमुलेशन शुरू होता है। दिन 1, आपकी आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करती है। आप आदरणीय तियानहुओ को 8वीं श्रेणी की अस्थि वृद्धि रक्त समलन गोली और 7वीं श्रेणी के समुद्री जानवर के रक्तसार का उपयोग करके शरीर को परिष्कृत करने में मदद करते हैं। दिन 2, आप कमरे में आदरणीय तियानहुओ की रक्षा करते हैं और कुछ समय के लिए साधना करते हैं। यह महसूस करते हुए कि आपकी साधना की प्रगति बहुत धीमी है, आप सेंट्रल प्लेन्स में उपलब्ध अवसरों पर विचार करते हैं। दिन 3, आप अपने कमरे से बाहर निकलते हैं और सराय के वेटर से 2 लोगों के लिए नाश्ता लाने के लिए कहते हैं। दिन 4, आप साधना से उठते हैं और पिल टॉवर पर जाते हैं, जहां आप आत्मा कौशल सोल स्पिरिट लॉक प्राप्त करते हैं। दिन 5, आप सराय में दिन बिताते हैं। दिन 6, आप और आदरणीय तियानहुओ एक अंतरिक्ष वर्महोल के माध्यम से पवित्र पिल सिटी छोड़ते हैं। दिन 7, आप अंतरिक्ष चैनल में साधना करते हैं और अंतरिक्ष नाव में एक शक्तिशाली डूक्यूई इंजेक्ट करते हैं ताकि इसकी उड़ान को बनाए रखा जा सके। दिन 10, सुबह में आप 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर के साथ खेलते हैं। इसे खिलाने के बाद आप आदरणीय तियानहुओ की अजीब नज़र के बीच इसकी जांच करने के लिए आत्मा पोषण पाउडर निकालते हैं। कई प्रयासों के बावजूद आप पाउडर को परिष्कृत करने की विधि को रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत कम प्रगति करते हैं। आपकी हताशा को देखते हुए आदरणीय तियानहुओ आपको स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर से संबंधित कुछ कहानियां सुनाते हैं, जिससे आपको मदद मिलने की उम्मीद है। दिन 12, आप और आपका साथी स्पेस चैनल छोड़कर मुंबई शहर पहुंचते हैं, जो केंद्र में अपने लंबे मुंबई पेड़ के लिए जाना जाता है, जो एक जादुई जानवर था जिसकी आत्मा को मनुष्यों ने खत्म कर दिया था। आप रात में मुंबई पेड़ के दिल में घुसपैठ करते हैं और 7वीं श्रेणी के जानवर की लॉ, मुलिंग लॉ और दवा सामग्री, बाइलिंग और जूस प्राप्त करते हैं। दिन 19, जब आपका साथी स्पेस वर्महोल से नेविगेट करने के लिए स्पेस बोट चलाता है, तो आप कीमिया की कला का अध्ययन करते हैं। दिन 20, स्पेस वर्महोल के अंदर स्पेस बोट का एक समूह अचानक नियंत्रण खो देता है और अज्ञात कारणों से आपकी ओर आता है। आप उन्हें दूर करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करते हैं। दिन 30, ब्लैक माउंटेन रेंज से गुजरने के बाद आप पहाड़ की चोटी पर एक ब्लैक स्टार रॉकी ट्री पाते हैं।
ये चाय बड़ी मात्रा में स्टार ऊर्जा और पृथ्वी तत्व ऊर्जा को अवशोषित करती है, जिससे यह एक मूल्यवान औषधीय जड़ी बूटी बन जाती है। आप कुछ चाय की पत्तियां तोड़ना चाहते हैं, लेकिन जब आप ऐसा करने वाले होते हैं तो आप पाते हैं कि सबसे अच्छा हिस्सा पहले ही काटा जा चुका है और शेष भाग कम मूल्य के हैं। उन्हें तोड़ने से चाय के पेड़ को भी नुकसान हो सकता है। जब आप हार मानने वाले होते हैं तो एक विशाल पृथ्वी भालू अचानक आप पर हमला करता है। आपका साथी तेजी से हथेली के वार से उसे गिरा देता है। आपको भालू से पता चलता है कि वह ब्लैक स्टार रॉक टी की रखवाली कर रहा है। आप भालू से मांग करते हैं कि वह आप पर हमला करने के लिए मुआवजे के तौर पर चाय की पत्तियां सौंप दे। भालू मान जाता है और आप उसकी जान बख्श देते हैं। दिन 50, आप अचानक सुनते हैं कि कोई व्यक्ति विषैले शरीर वाली महिला के लिए इनाम की पेशकश कर रहा है और आप गुस्से से भर जाते हैं। दिन 54, आप जियाओ यी जियान और किंग लिन को ढूंढते हैं और पाते हैं कि जियाओ यी जियान की ताकत 8 सितारा डू पूर्वज को तोड़ चुकी है। हालांकि वह घायल है, इसलिए आप तुरंत उसे देने के लिए 7वीं स्तरीय उपचार गोली, जीवन वापसी की गोली, निकालते हैं। दिन 200, दोपहर में काओ यंग अप्रत्याशित रूप से आपसे मिलने आती है और आपको देखकर उसका चेहरा चमक उठता है। वह बताती है कि जब से आप आखिरी बार मिले थे तब से वह आपके बारे में कैसे सोच रही थी। दिन 250, सुबह सुबह आप अपनी ताकत में एक सफलता पाते हैं और बहुत खुश होते हैं। दोपहर में मेडुसा, जो देखती है कि 7 रंग वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आत्मा मजबूत हो गई है, आपके प्रस्ताव को स्वीकार करती है। दिन 300, आप जियो यी जियान और किंगलिन के लिए 2 रंग की 8वीं स्तरीय गोली, आइस क्लियर ज़ेड नरिशिंग पिल को परिष्कृत करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास मुख्य औषधीय सामग्री, कोल्ड ज़ेड ट्विग और 7 रंग का नीला कमल नहीं है, इसलिए आप केवल हार मान सकते हैं। दिन 310, काओ यंग दोपहर में फिर से आपसे मिलने आती है, अपने साथ एक उपहार लाती है जिसे वह कहती है कि यह उसके स्नेह का केवल एक छोटा सा प्रतीक है। वह आपके प्रति अपना उत्साह व्यक्त करना जारी रखती है, लेकिन आप उदासीन रहते हैं, उसे झूठी उम्मीद नहीं देना चाहते। दिन 400, आप आधिकारिक तौर पर पिल्टॉवर के 8 महान बुजुर्गों में से एक बन जाते हैं। दिन 450, सेंट्रल प्लेन्स में छिपे हुए संप्रदाय के संप्रदाय नेता जुवानिक्सिन संप्रदाय आपसे मिलने आते हैं। बातचीत के बाद आपको पता चलता है कि वह 3 रंगों वाली 8वीं श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने में आपकी मदद मांग रहा है। आप जुवानिक्सिन गोली के लिए नुस्खा स्वीकार करते हैं और आवश्यक औषधीय सामग्री के साथ प्राप्त करते हैं, जुवानिक्सिन घास, आत्मा को पकड़ने वाला फल और लकड़ी की विलोछाल। दिन 585, आप देखते हैं कि काओ यंग की दृढ़ता में जरा भी कमी नहीं आई है। उसका आना जाना जारी है और वह पहले की तरह ही उत्साही लगती है। आप उस दृढ़ता के पीछे के व्यक्ति के बारे में जिज्ञासा महसूस करना शुरू करते हैं। दिन 671, जब आत्माओं के हॉल के सदस्य परेशानी पैदा करने आते हैं तो आप आदरणीय तियानहुओ और जियाओ यी जियान को उनकी देखभाल करने देते हैं। दिन 800, आप औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश में निकलते हैं और एक आकर्षक महिला से मिलते हैं जो आप में रुचि रखती है। कुछ बातचीत के बाद आपको पता चलता है कि वह साउंड वैली की वैली मास्टर किंग ली है। दिन 1205, आप सुनते हैं कि फॉलन स्पिरिट आइस सोर्स में एक नई बोन चिलिंग फ्लेम दिखाई दी है और इसकी जांच करने के लिए निकल पड़ते हैं। दिन 1505, आपको पता चलता है कि बोन चिलिंग फ्लेम के बारे में खबर झूठी थी और आप निराशा में फॉलन स्पिरिट आइस सोर्स को छोड़ देते हैं। दिन 1678, ब्लड ब्लेड सेक्ट का सेक्ट मास्टर आपके पास यह अनुरोध करने के लिए आता है कि आप उसके लिए एक गोली परिष्कृत करें। वह पुरस्कार के रूप में एक इंटरमीडिएट डी-डू तकनीक, ब्लड क्यूई तकनीक और एक हाई डी क्यूई विधि, ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट प्रदान करता है। दिन 1800, आप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ड्रैगन फीनिक्स ओरिजिन फ्रूट कैसे प्राप्त करें। इस दिन आप कई शक्तिशाली व्यक्तियों को आमंत्रित करते हैं और बीस्ट क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। दिन 1850, आप अपनी टीम को बीस्ट बोन माउंटेन रेंज में छिपे हुए डूसेंट खंडहरों तक ले जाते हैं और आप इस खोज से प्रसन्न होते हैं। आप किसी को डूसेंट खंडहरों को ट्रिगर करने के लिए कहते हैं, जिससे एक हलचल पैदा होती है जिसे दसियों हजार मील तक सुना जा सकता है। दिन 2467, आप हॉल ऑफ सोल्स के 10 शक्तिशाली विशेषज्ञों द्वारा घेर लिए गए हैं, जो आपसे टूशे प्राचीन भगवान की जैद सौंपने की मांग करते हैं। आपको संदेह है कि यह गू कबीले के जासूसों का काम है। आप अपने दिल में गू कबीले को कोसते हैं। दिन 2680, आप बीस्ट क्षेत्र को छोड़कर सेंट्रल क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं क्योंकि पिल्टॉवर पिल गैदरिंग आयोजित करने वाला है। आप इसे 3000 जलती हुई लौ इनाम के लिए करते हैं। दिन 2689, आपके प्रतिद्वंद्वी आपको देखते हैं और अपने सिर हिलाने और आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाते हैं, यह महसूस करते हुए कि चैंपियनशिप जीतने की उनकी उम्मीदें बहुत कम हैं।
दिन 2990, 12 स्काई डायमंड कठपुतलियों की मदद से जो 5 सितारा डू वेनरेट्स के बराबर हैं, आप जियाओ यी जियान और अन्य सहयोगियों को हॉल ऑफ सोल्स शाखा पर हमला करने के लिए नेतृत्व करते हैं। शाखा का निर्मम नरसंहार आधे घंटे के भीतर पूरा हो जाता है और आप सफलतापूर्वक आत्मासार का एक समूह प्राप्त करते हैं। दिन 3650, आपको गो कबीले के प्रतिनिधियों से गो दायरे का दौरा करने का निमंत्रण मिलता है। सिमुलेशन का अंत, प्रतिभा आइटम का चयन। वर्तमान में उपलब्ध लेस देन स्पिरिट पोशन पाउडर रिफाइनिंग विधि ग्रेटर दैन, लेस देन स्काई डायमंड कठपुतली ग्रेटर दैन, लेस देन 2 रंगीन 8 स्तरीय गोली आइस क्लियर जैड पौष्टिक गोली ग्रेटर दैन। अध्याय 309, 3 सितारा डू वेनेरेट। इस बार ये विकल्प काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। 3 विकल्पों को देखते हुए जियाओ मिंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस सिमुलेशन के बाद से जहां उसने पिलसोल सीरम प्राप्त किया था, उसके लिए ऐसे सिमुलेशन मिलना दुर्लभ था जहां हर विकल्प उसके लिए मूल्यवान था। स्काई डायमंड पपेट 5 सितारा डू वेनेरेट के स्तर पर था और इसे चुनना एक और डू वेनेरेट स्तर के अंगरक्षक की तरह था। 2 रंगों वाली 8वीं स्तरीय गोली आइस क्लियर जैड नरिशिंग पिल एक अच्छी चीज़ थी जो लोगों को हमेशा जवान दिखा सकती थी, और इसका शरीर से अशुद्धियों को हटाने और इसकी क्षमता को बढ़ाने का प्रभाव भी था। जहां तक स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर रिफाइनिंग विधि की बात है तो यह और भी अधिक मूल्यवान थी। स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर में आत्मा के साथ विलय करने और उसे पोषण देने की अनूठी क्षमता थी, जिससे धीरे धीरे भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती थी। इस पाउडर के साथ जियो मिंग की आध्यात्मिक क्षेत्र में साधना में तेजी आएगी और वह जियो यी जियान और अन्य लोगों को आध्यात्मिक क्षेत्र में जल्दी से प्रवेश करने में भी मदद कर सकता है। हालांकि जियो मिंग को कुछ चिंताएं थीं। आध्यात्मिक पोषण पाउडर शोधन विधि आखिरकार एक प्राचीन तकनीक थी और इसे परिष्कृत करने के लिए आवश्यक औषधीय सामग्री विलुप्त हो गई होगी या कुछ और। सिम्युलेटर आध्यात्मिक पोषण पाउडर शोधन विधि का चयन करें। इसके बारे में सोचने के बाद जियो मिंग को आखिरकार लगा कि यह सबसे आकर्षक विकल्प था। जहां तक आकाश दानव कठपुतली की बात है, याओ तियानहुओ के पुनरुत्थान के बाद इसकी मांग इतनी अधिक नहीं थी। जैसे ही जियो मिंग ने बोलना समाप्त किया, हमेशा की तरह उसके सामने एक सफ़ेद स्क्रॉल दिखाई दिया। इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पाता, उसने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने स्क्रॉल प्राप्त किया, जियो मिंग ने अपनी आत्मा शक्ति उसमें डाल दी। एक पल के बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। मैं पहले बहुत चिंतित था। आध्यात्मिक पोषण पाउडर को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री अभी तक विलुप्त नहीं हुई है, वे बस दुर्लभ हैं। जियो मिंग ने खुद से कहा, यह उसके लिए अच्छी खबर थी। जियो मिंग ने अपने स्टार रिंग में स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर रिफाइनिंग मेथड को संग्रहित करते हुए सिमुलेशन की सामग्री पर विचार करना जारी रखा। क्या जियान र की तलाश की जाएगी और उसे चोट पहुंचाई जाएगी? जियो मिंग ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। वांछित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि डूक्यूई महाद्वीप में भयानक जहर शरीर को ख्यात था। जब भी यह फटता तो हजारों मील का आसपास का क्षेत्र तबाही मचा देता, जिससे दूसरे लोग प्रभावित होते। इसलिए एक बार जब भयानक जहर शरीर प्रकट होता तो कुछ ताकतों द्वारा उसे घेरकर बाहर निकालना संभव था। हालांकि उस समय जियाओ यी जियान पहले से ही 8 सितारा डू पूर्वज था। हालांकि सेंट्रल प्लेन्स में कई छिपी हुई ताकतें थीं, लेकिन कुछ ही लोग वास्तव में 8 सितारा डू पूर्वज पर इनाम रखते और उसे नुकसान पहुंचाते। ज़्यादा से ज़्यादा वे उसे बाहर निकाल देते। ऐसा करने वाली एकमात्र ताकत आइस रिवर वैली थी। वे वास्तव में कभी नहीं बदलते, जियाओ मिंग ने सोचा। उसकी आंखों में हत्या के इरादे की झलक थी। उसने ठान लिया था कि अगर आइस रिवर वैली ने जियाओ यी जियान को थोड़ा भी नुकसान पहुंचाया तो वह उन्हें खत्म करने का कोई भी मौका लपक लेगा, और वह इस मौके के आने का बहुत लंबा इंतजार नहीं करेगा। अपने साथी के मामलों को सुझाने के बाद जियाओ मिंग को जियान के ड्रैगन फीनिक्स मूलफल की याद आई। ये चीज़ डू सेंट खंडहर में स्थित थी, जिसे बीस्ट क्षेत्र के बीस्ट बोन माउंटेन रेंज में दफनाया गया था। यह अभी भी अज्ञात था कि डू सेंट खंडहर को फिर से प्राकृतिक रूप से प्रकट होने में कितने साल लगेंगे। वह खुद सिम्युलेटर में इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बीस्ट बोन माउंटेन रेंज में खंडहरों को ट्रिगर करने के लिए लोगों को सीधे लाया। इससे जियाओ मिंग को एक विचार आया। चूंकि मैं इसे सिम्युलेटर में जल्दी ट्रिगर कर सकता हूं, इसलिए इसे वास्तविकता में भी जल्दी ट्रिगर करना संभव होना चाहिए। मुझे याद है कि उस गुप्त क्षेत्र में प्राचीन जड़ी बूटियों से बना एक जंगल है। अगर मैं इसे प्राप्त कर सकता हूं, तो स्पिरिट पोषण पाउडर को परिष्कृत करने की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। हालांकि स्पिरिट पोषण पाउडर के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां विलुप्त नहीं थीं, लेकिन उन्हें ढूंढना निश्चित रूप से आसान नहीं था, बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजिंग पिल से कहीं ज्यादा कठिन। हालांकि इसे कब ट्रिगर करना है, इस पर अभी भी सावधानी से विचार करने की ज़रूरत है। मुझे भी जाने से पहले अपनी ताकत को थोड़ा और बेहतर करना होगा, जियो मिंग ने खुद से सोचा। ये कहने के बाद उसने उस शरीर पर नज़र डाली जो स्वर्गीय ज्वाला से जल रहा था और उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। स्वर्गीय ज्वाला का जलना पूरे 2 दिन तक चला, फिर भी शरीर को घेरने वाली लपटें कम नहीं हुईं।
हालांकि शरीर के चेहरे पर दर्द धीरे धीरे कम हो गया, शायद सुन्नता के कारण। इसके अलावा शरीर के भीतर एक छिपी और विशाल आभा पैदा हो रही थी। रात में जियाओ मिंग द्वारा लाश पर छोड़ी गई सफ़ेद चमकदार हृदय ज्वाला अचानक कांप उठी और जल्दी से बुझ गई। उसी समय लाश की आंखें झपकने लगीं और उनके भीतर की जीवन शक्ति तेजी से मजबूत हो गई। फिर एक झटके के साथ शरीर स्थिर रूप से जमीन पर गिर गया। हलचल को महसूस करते हुए बिस्तर पर लेटे जियाओ मिंग ने अपनी आंखें खोलीं और शरीर की ओर देखा। वरिष्ठ याओ, आपके पुनर्जन्म पर बधाई, उन्होंने कहा। आदरणीय तियान हुओ ने अपनी बांह को थोड़ा मोड़ा। वह भी अभी इस शरीर में विलीन हुआ था और अभी भी थोड़ा अपरिचित महसूस कर रहा था। हालांकि एक भौतिक शरीर होने का एहसास बहुत ही अद्भुत था। उसने जियाओ मिंग की ओर देखा, जो खड़ा होकर उसकी ओर बढ़ रहा था, और एक हर्षित मुस्कान के साथ बोला, हा, मैं ये सब तुम्हारा ऋणी हूँ। अगर तुम नहीं होते तो ये बूढ़ा आदमी बहुत पहले ही गायब हो गया होता। पुनर्जीवित होने की तो बात ही छोड़ो। जियाओ मिंग मुस्कुराया, एक पल के लिए सोचा और कहा, वरिष्ठ याओ, तुम्हें अभी भी इस शरीर के अनुकूल होना चाहिए, है न? आदरणीय तियान हुओ ने थोड़ा सिर हिलाया। हालांकि अब उसके पास एक भौतिक शरीर था, लेकिन वह अभी तक एक सच्चे डू वेनेरेट की ताकत तक नहीं पहुंच पाया था। उसे एक सच्चे डू वेनेरेट कहलाने से पहले खुद को इस शरीर से परिचित करने की जरूरत थी। मुझे अनुकूल होने के लिए 7 दिन चाहिए। उसके बाद मेरी ताकत 3 सितारा डू वेनेरेट के स्तर पर बहाल हो सकती है। हालांकि यह अभी भी 5 सितारा डू वेनेरेट के रूप में मेरी चरम ताकत से थोड़ा दूर है, लेकिन ये बुरा नहीं है। याओ तियान हुओ की पुनः प्राप्त ताकत कुछ हद तक अप्रत्याशित थी। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि मूल कहानी में वह केवल एक स्टार डू वेनेरेट के स्तर तक ही ठीक हो पाया था। हालांकि उस समय जियाओ यान ने उसे केवल युन शान की लाश और एक मध्यवर्ती 7वीं स्तरीय गोली यिन यांग लाइफ सोल पिल प्रदान की थी, इसलिए यह समझा जा सकता था कि याओ तियान हुओ केवल एक स्टार डू वेनेरेट के स्तर तक ही पहुंच पाया था। अब जियाओ मिंग ने उसे एक मजबूत शारीरिक शरीर और एक 2 रंग की 8वीं स्तरीय गोली प्रदान की है, इसलिए याओ तियान हुओ 3 सितारा डू वेनेरेट के स्तर तक ठीक होने में सक्षम है। अगर जियाओ मिंग ने डू वेनेरेट विशेषज्ञ के शरीर का उपयोग किया होता तो याओ तियान हुओ शायद और भी बेहतर तरीके से ठीक हो पाता, शायद सीधे 5 सितारा डू वेनेरेट के स्तर तक भी। दुर्भाग्य से उसके पास ऐसी लाश तक पहुंच नहीं थी। 3 सितारा डू वेनेरेट फंगस ग्रीन पिल लेने के बाद मुझे आश्चर्य है कि क्या आप 5 सितारा डू वेनेरेट के स्तर तक ठीक हो सकते हैं। एक 5 सितारा डू वेनेरेट वर्तमान केंद्रीय मैदानों में अनिवार्य रूप से अजेय था। 5 सितारा डू वेनेरेट, मुझे आशा है कि ऐसा होगा। याओ तियान हुओ ने जियाओ मिंग की आवाज़ सुनी और उसका चेहरा भी उत्सुक था। अगर वह सीधे ठीक हो सकता तो इससे उसे कई सालों की मेहनत बच जाती। जियाओ मिंग ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली। बोतल के अंदर गहरे नीले रंग की एक गोली थी, जिससे बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा निकल रही थी। ये फंगस ग्रीन पिल है, जियाओ मिंग ने जेड की बोतल याओ तियान हुओ की ओर उछालते हुए कहा। याओ तियान हुओ का चेहरा तुरंत उत्साह से चमक उठा। ज्यादा कुछ कहे बिना उसने गोली पकड़ ली और कमरे से बाहर निकल गया। जियाओ मिंग, मैं पहले अपने कमरे में वापस जाऊंगा। जब तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ तो मुझे बुला लेना, कमरे से बाहर निकलने से पहले आदरणीय तियान हुओ ने कहा। अध्याय 310 पिल टॉवर का पहला एल्डर विजिट। गर्म धूप ने आंगन में अजीबोगरीब फूलों और विदेशी पौधों को रोशन कर दिया, जिससे हवा में लहराते पंखुड़ियों और पत्तियों पर एक रंगीन चमक आ गई। ऊंची दीवारों पर बेलें और फूल परतों में उगाए, जिससे पूरे इलाके में उनकी खुशबू फैल गई। आंगन में अपनी चाय की चुस्की लेते हुए जियाओ मिंग ने दृश्यों की प्रशंसा की। उसके दिल में शांति की भावना महसूस हुई। टैप टैप, अचानक उसने कदमों की आवाज़ सुनी और देखा कि वर्दी में एक युवा लड़की उसके पास आ रही है। जियाओ किंग, आज आंगन साफ हो गया है न? जियाओ मिंग का निवास न तो बड़ा था न ही छोटा, और इसे दैनिक सफाई की आवश्यकता थी। जियाओ किंग सफाई के लिए जिम्मेदार था और संदेश देने के लिए एक नौकरानी के रूप में भी काम करता था। मास्टर जियाओ मिंग, पिल टॉवर से कोई आपसे मिलने आया है। उसने कहा कि यह पिल टॉवर का एक एल्डर है। ओह, कृपया उसे अंदर बुलाएं। ... जल्द ही जियाओ किंग एल्डर को आंगन में ले आया। आगंतुक को देखकर जियाओ मिंग के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। पहले एल्डर कियू लिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप व्यक्तिगत रूप से आएंगे। क्या आपको आश्चर्य हुआ कि बूढ़ा आदमी आया? कियू लिंग ने हंसते हुए कहा। वास्तव में मैं थोड़ा हैरान हूँ। आखिरकार पहले एल्डर के रूप में आपके पास कई जिम्मेदारियां हैं। कृपया बैठिए। कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी आत्मा ने आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया है न? उस स्थिति में आप जल्द ही 8 महान एल्डर में से एक के रूप में पिल टॉवर के मुख्य सदस्यों में से एक बन जाएंगे। मैं आपको अन्य एल्डर और 3 एसोसिएशन प्रमुखों से मिलने के लिए ले जाने आया हूँ। हाँ, जिसके बारे में बात करते हुए पहले जीनियस के रूप में आपका नाम हाल के दिनों में पूरे सेंट्रल रीजन में गूंज रहा है। हर कोई आपके बारे में उत्सुक है।
पहला एल्डर सिर्फ मजाक कर रहा है। केंद्रीय क्षेत्र में छिपे हुए बाघ और छिपे हुए ड्रैगन हैं, ये पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति इतना सच नहीं हो सकता है। प्रसिद्ध होना एक अच्छी बात थी। जियोमिंग शुरू में खुद के लिए एक नाम बनाना चाहता था, लेकिन बहुत प्रसिद्ध होना हमेशा एक अच्छी बात नहीं थी। तुम्हें बहुत विनम्र होने की जरूरत नहीं है। तुम इस प्रथम स्थान के हकदार हो। कियूलिंग मुस्कुराया और उसे उसी रास्ते पर वापस ले गया जिस पर वह आया था। चूंकि सब कुछ ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। वे सभी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ... पिलटॉवर पवित्र पिल सिटी के मध्य क्षेत्र में स्थित था, जिसे अनगिनत कीमियागरों के दिलों में एक पवित्र भूमि माना जाता है। आमतौर पर केवल पिलटॉवर या उच्च स्तरीय कीमियागरों से संबंधित बलों को शहर के आंतरिक क्षेत्र में रहने की अनुमति थी। जिस सराय में जियाओमिंग पहले रुके थे, वह कुछ हद तक पिलटॉवर से संबंधित थी। जैसे ही वह आंगन से बाहर निकला, उसने देखा कि लगभग 340 मीटर ऊंचा काला टॉवर एक छोटे पहाड़ की तरह खड़ा था, जो लोगों को राजसी भव्यता का एहसास करा रहा था। विशाल टॉवर का शीर्ष बादलों में गहराई से डूबा हुआ था। एक नज़र में शीर्ष को देखना लगभग असंभव था। धुंध के बीच यह असाधारण रूप से रहस्यमय लग रहा था। वह काला विशाल टॉवर आकाश को सहारा देने वाले एक स्तंभ की तरह स्वाभाविक रूप से पिल टॉवर था, जिसे जियाओमिंग ने पहले 2 बार देखा था। हालांकि वह दोनों अवसरों पर केवल पिल टॉवर की पहली मंजिल पर ही घूमा था। उस समय वह नहीं जानता था कि पिल टॉवर कहाँ है। उच्च मंजिलों में प्रवेश करने की योग्यता है। कियूलिंग के मार्गदर्शन के साथ जियाओमिंग आसानी से गार्ड की सुरक्षा को पार कर गया और सीधे टॉवर की उच्च मंजिलों की ओर बढ़ गया। लंबे समय के बाद वे आखिरकार एक बेहद विशाल हॉल के बाहर रुके। बुजुर्ग और एसोसिएशन के प्रमुख सभी अंदर हैं। ये लोग सभी पिल टॉवर के दिग्गज हैं। जब आप उनसे मिलें तो सावधान रहें, खासकर एसोसिएशन के प्रमुख जुवान कोंगजी और अन्य लोगों के साथ। कियूलिंग की याद दिलाते हुए जियाओमिंग का चेहरा भी गंभीर हो गया और उसने सिर हिलाया। ये देखकर कियूलिंग ने आखिरकार राहत महसूस की। अपने कपड़े ठीक किए, 2 कदम आगे बढ़ा, सम्मानपूर्वक हॉल का दरवाजा खोला और फिर जियाओमिंग को इशारा किया। जियाओमिंग ने सिर हिलाया और धीरे धीरे हॉल में चला गया। हॉल कई किताबों की अलमारियों से भरा हुआ था, जिससे यह एक गंदा एहसास दे रहा था। अलग अलग रंगों की लपटें हॉल में भर गईं, जो एक स्वप्निल और धुंधले माहौल का निर्माण कर रही थीं। बुकशेल्फ के बीच में एक बड़ी चौकोर मेज खड़ी थी। मेज पर जियाओमिंग के ठीक सामने 2 बूढ़े आदमी और एक खूबसूरत महिला बैठे थे। उनमें से किसी से भी कोई आभा नहीं निकल रही थी और वे साधारण मनुष्य लग रहे थे। जियाओमिंग की आत्मा की धारणा के अनुसार वे अस्तित्वहीन लग रहे थे। सफ़ेद दाढ़ी वाले 6 बुजुर्ग आदमी मेज़ के दोनों तरफ की सभी कुर्सियों पर बैठे थे, सिवाय बाईं तरफ की पहली कुर्सी और दाईं तरफ की आखिरी कुर्सी के। हालांकि जियाओमिंग इनमें से किसी से पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन उसे यकीन था कि उसके सामने बैठे 3 व्यक्ति पिल टॉवर के एसोसिएशन प्रमुख थे, जुवान कोंगजी, टियान लेईजी और जुवान यी, जबकि बाकी बचे हुए 8 महान बुजुर्ग थे। जैसे ही जियाओमिंग आया, सभी का ध्यान उसकी ओर गया। नमस्कार 3 एसोसिएशन प्रमुख और बुजुर्ग, जियाओमिंग ने सम्मानपूर्वक कहा। तुम जरूर जियाओमिंग हो। तुम बहुत प्रभावशाली हो, छोटे दोस्त। मुझे आश्चर्य है कि कौन इतना भाग्यशाली था कि तुम्हें अपना शिष्य बना पाया। ये वास्तव में ईर्ष्या पैदा करने वाली बात है, 3 एसोसिएशन प्रमुखों में से एक ने कहा। इस आदमी के चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और उसकी आंखें छोटी और जटिल थीं। हालांकि उनमें गर्मजोशी और मित्रता की भावना झलक रही थी। वरिष्ठ मजाक कर रहे हैं, जियाओमिंग ने विनम्रता से झुकते हुए उत्तर दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम्हारी उम्र में 8वें दर्जे के कीमियागर का स्तर हासिल करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। महाद्वीप पर ऐसा कोई और नहीं है जिसने ऐसा किया हो, बुजुर्ग ने प्रशंसा से जियाओमिंग पर अपनी नज़र घुमाते हुए कहा। मैं जुवान कोंगजी हूं, और अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम मुझे बूढ़ा जुवान कह सकते हो। ये सुनकर किनारे बैठे 8 महान बुजुर्ग थोड़े अजीब लगे। ऐसा लगता है कि एसोसिएशन प्रमुख जुवान कोंगजी जियाओमिंग का बहुत सम्मान करते थे। चूंकि यह मामला है, मैं सम्मानपूर्वक ओल्ड जुवान के अनुरोध का पालन करूंगा, जियाओमिंग ने मना किए बिना कहा। जुवान कोंगजी ने मुस्कुराते हुए कियूलिंग से कहा, जो अभी अभी अंदर आया था। कियूलिंग, जियाओमिंग को बैठने दो। कियूलिंग ने झुककर बाईं ओर की सीट ली, जबकि जियाओमिंग ने झुककर बाकी सीट ली। आज बुजुर्गों की बैठक बुलाने का उद्देश्य शायद सभी को पता है। ये हमारे सबसे छोटे 8 महान बुजुर्गों, जियाओमिंग को जानना है। कृपया पहले अपना परिचय दें। जियाओमिंग की स्थिति काफ़ी खास थी। वह कुछ दिन पहले ही पिल टॉवर में शामिल हुआ था और पहले से ही इसके मूल में पहुंच चुका था। पिल टॉवर ने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, और यह सोचना काफ़ी मनोरंजक था कि जियाओमिंग को 8 महान बुजुर्गों के नाम भी नहीं पता थे। मैं तियान लेईजी हूँ, जुवान कोंग जेड के दाईं ओर सख्त दिखने वाले बुजुर्ग ने कहा, जिन्होंने पहले बात की। जुवान यी, खूबसूरत महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं शेंग याओ हूँ, प्रभारी।
उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी ने बहुत शांत स्वर में जियाओ मिंग से अपना परिचय दिया, खासकर 8 महान बुजुर्गों ने, जिन्होंने उसकी कम उम्र के कारण उसे नीचा नहीं देखा बल्कि उसे बहुत गंभीरता से लिया। आखिरकार जियाओ मिंग इतनी कम उम्र में ही उनके बराबर पहुंच गया था और उनके पास गर्व करने का कोई कारण नहीं था। स्वपरिचय में ज्यादा समय नहीं लगा और जल्द ही जियाओ मिंग को सभी के नाम पता चल गए। ठीक है, आत्मपरिचय समाप्त हो गया है। आगे मैं आपको 8 महान बुजुर्गों में से एक के रूप में ध्यान देने योग्य कुछ बातें बताऊंगा, साथ ही कुछ लाभ भी बताऊंगा। हाँ, क्या मैं अब 8 महान बुजुर्गों में से एक के रूप में कार्यभार संभाल रहा हूँ? क्या मैं पहले 8 महान बुजुर्गों का बैकअप नहीं था? जियाओ मिंग ने कुछ उलझन व्यक्त की।